अध्याय 261 काव्यात्मक वापसी ईबीजी डाओ हैशी बीशे। मैदान में घोड़ों के सर पर दौड़ने की गड़गड़ाहट ने सन्नाटा तोड़ दिया और उनके गुजरने से उड़ती धूल से ऐसा लगा मानो सूरज जल्दी डूब रहा हो। वेल्स भाइयों को आपस में हिंसा करते देखना नहीं चाहता था। वह चुपचाप अपने घोड़े पर बैठा रहा। उसने कोई कवच नहीं पहना था, इसके बजाय उसने एक चोगा उड़ा हुआ था और उसकी बड़ी कुल्हाड़ी उसके बगल में घास में गड़ी हुई थी। मेंडेस का वेश वेल्स के समान ही था, लेकिन उसके हाथों में उसकी विशाल कुल्हाड़ी थी। उनके पीछे 400 सशस्त्र योद्धा कतार में खड़े थे। उनके पीछे झाओ हाई की मरे हुए सैनिकों की सेना थी। दूर क्षितिज पर जल्द ही एक काली रेखा दिखाई दी जो तेज धारा की तरह उनकी ओर बढ़ रही थी। वेल्स ने उसे ध्यान से देखा, जबकि मेंडेज और अन्य लोगों ने अपने हथियारों को कसकर पकड़ लिया। कुछ ही देर में घोड़ों के दौड़ने की आवाज तेज होती चली गई। ऐसा लग रहा था मानो धरती कांप रही हो, लेकिन वेल्स और बाकी लोगों पर इसका कोई असर नहीं हुआ। वे चुपचाप खड़े रहे। वेल्स ने तो अपनी आंखें भी धीरे से बंद कर ली। जैसे जैसे वह करीब आता गया, घोड़ों के दौड़ने की आवाज धीमी होती गई। वेल्स जानता था कि गैसोल अब उनसे ज्यादा दूर नहीं है। फिर उसने अपनी आंखें खोली। सूरज लगभग डूबने ही वाला था। हालांकि वह ज्यादा दूर नहीं था, फिर भी वेल्स दूसरी तरफ के चेहरों को ठीक से नहीं देख पा रहा था। धीरे धीरे वेल्स को समझ आया कि सबसे आगे गैसोल ही था। वेल्स को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि गैसोल अपने साथ जो बैल लेकर आया था उनमें बहुत कम ही विशालकाय बैल थे। उनकी संख्या केवल 500 थी, बाकी सभी लड़ाकू बैल थे। वेल्स इस बात से हैरान था कि गैसोल के साथ इतने सारे लड़ाकू बैल क्यों आए थे। तभी मेंडेज ने ठंडे स्वर में कहा, लिटिल हाई सही था। गैसोल को फाइटिंग बुल जनजाति का समर्थन मिल गया, इसीलिए तो उसमें इतनी धृष्टता है। कितना मूर्ख है। वेल्स मेंडेज के शब्दों का अर्थ समझ गया था। लड़ाकू सांडों के मामले में उन विशालकाय सांडों का रवैया दो तरह का था। एक स्नेहपूर्ण था और दूसरा बंद दरवाजों के पीछे सतर्कता बरतना। पहला रवैया गैसोल और उसके साथियों का था, जबकि दूसरा वेल्स और उसके पिता का। वेल्स लड़ाकू सांडों से होने वाले खतरे को अच्छी तरह जानता था। गैसोल द्वारा इतने सारे लड़ाकू सांडों को साथ लेकर उससे निपटने के लिए आना वेल्स को गुस्से से दांत पीसने पर मजबूर कर रहा था। अब उसे शक था कि गैसोल ने उसके पिता के साथ ऐसा व्यवहार इसलिए किया था क्योंकि लड़ाकू सांडों ने ही उसे ऐसा करने के लिए उकसाया था। कुछ गहरी सांसें लेने के बाद वेल्स धीरे धीरे शांत हो गया। गैसोल और अन्य लोग उनसे लगभग 100 मीटर आगे आकर धीरे धीरे रुक गए। हालांकि गैसोल और अन्य लोगों की संख्या 2000 थी, लेकिन वे सभी लंबे और बलवान जानवर जैसे दिखने वाले पुरुष थे। यही कारण था कि वे दूर से काले और असीम प्रतीत होते थे। झाओ हाई ने गैसोल और अन्य लोगों को देखा, लेकिन उसने सबसे ज्यादा ध्यान अपने बगल में खड़े लोगों पर दिया। उसके बगल में खड़े लोग भी बैल जैसे सिर वाले थे। चिकनी त्वचा वाले बलवान बैलों से उनमें एक अंतर यह था कि उनके चेहरे पर छोटे काले बाल थे, जबकि उनके सींग सीधे होने के बजाय मुड़े हुए थे। उनके मुड़े हुए सींगों की छोटी लंबाई उन्हें दो कटारों की तरह दिखाती थी। जब झाओ हाई इन अरियल लोगों को परख रहा था जिन्हें उसने पहले कभी नहीं देखा था, तब येल ने ठंडी सी आवाज में कहा, लड़ने वाले सांडों से यही उम्मीद थी। ये वही लोग हैं जो गैसोल का समर्थन कर रहे हैं। झाओ हाई तुरंत समझ गया कि वह जिन्हें देख रहा था वे लड़ाकू बैल थे। उसने हैरानी से येल से पूछा, श्रीमान येल, क्या बड़े भाई का इरादा लड़ाकू बैल जनजाति का समर्थन हासिल करना नहीं था? आखिर वे सब इस समय गैसोल के इतने करीब क्यों हैं? येल ने आह भरते हुए कहा, दरअसल लड़ाकू बैल दो गुटों में बटे हुए हैं। एक गुट वर्तमान लड़ाकू बैल सरदार के नेतृत्व में है। वे गैसोल के करीबी हैं और सबसे बड़ी राजकुमारी और चौथी राजकुमारी का विवाह भी उन्हीं से हुआ था। दूसरा गुट लड़ाकू बैल जनजाति के पश्चिम वंडरकिन के गुट का है, जो दिवंगत सरदार और युवा स्वामी वेल्स के अधिक निकट है। दूसरी राजकुमारी और तीसरी राजकुमारी का विवाह इसी गुट से हुआ था। युवा स्वामी पश्चिम वंडरकिन के गुट से मिलने की कोशिश कर रहे थे। झाओ हाई ने सिर हिलाया और पूछा, अगर लड़ाकू बैल कभी एकजुट नहीं हुए हैं तो वे शक्तिशाली बैलों की शासक जाति के रूप में स्थिति को कैसे चुनौती दे सकते हैं? येल ने एक बार फिर आह भरी। दरअसल फाइटिंग बुल जनजाति मूल रूप से एकजुट थी और उस समय बहुत शक्तिशाली थी, यहां तक कि हरक्यूलियन बुल जनजाति के शासक पद के लिए खतरा बन गई थी। दिवंगत सरदार को इस बात का पता चल गया, इसलिए उसने जानबूझकर पश्चिम वंडरकिन का समर्थन किया, जो फाइटिंग बुल सरदार का विरोधी था। ये योजना बहुत सफल रही। जनजाति के समर्थन से फाइटिंग बुल जनजाति दो गुटों में बढ़ गई। हालांकि पश्चिम वंडरकिन की शक्ति सरदार जितनी महान नहीं थी, लेकिन वह कमजोर भी नहीं थी। हालांकि हाल के वर्षों में सरदार गैसोल के करीब आ गया था। फाइटिंग बुल जनजाति का समर्थन पाने के लिए गैसोल ने सरदार का समर्थन करना शुरू कर दिया। अब सरदार की शक्ति पहले से कहीं अधिक बढ़ गई है और पश्चिम वंडरकिन पूरी तरह से नुकसान में है। येल ने आगे कहा, शायद उन्होंने यह बात हरक्यूलियन बुल जनजाति से सीखी है। हमारी जनजाति ने एक समय वेस्ट वंडरकिन का समर्थन किया था, जो जनजाति को तो तोड़ने में कामयाब रहा, लेकिन फाइटिंग बुल जनजाति के सरदार को हिला नहीं पाया। और इसके बदले में फाइटिंग बुल जनजाति अब गैसोल को सरदार का पद हासिल करने में मदद कर रही है, जिससे हरक्यूलियन बुल जनजाति विभाजित हो गई है और इस प्रक्रिया में उन्हें बहुत सारे फायदे मिल रहे हैं। अगर गैसोल युद्ध छेड़ता है तो हरक्यूलियन बुल जनजाति के कई युवा मारे जाएंगे और जनजाति की ताकत बहुत कम हो जाएगी। जब वह समय आएगा तो शासक बनने पर फाइटिंग बुल्स को कोई नहीं रोक पाएगा। उन्हीं के तरीकों का इस्तेमाल उनके खिलाफ करना, एक तरह का करारा जवाब। झाओ हाई को अचानक ये ख्याल आया। उसे उम्मीद नहीं थी कि दिखने में सीधे साधे और अटल लगने वाले ये जीव इतने चालाक भी हो सकते हैं। ऐसा लगता था कि इस दुनिया में किसी भी समझदार प्राणी को कम नहीं आंकना चाहिए। निराशा से भरी एक गहरी सांस लेते हुए येल ने आगे कहा, उस समय हरक्यूलियन बुल जनजाति बहुत क्रूर थी और फाइटिंग बुल जनजाति दो भागों में बटी हुई थी। अब फाइटिंग बुल जनजाति और भी अधिक क्रूर हो गई है। वे हरक्यूलियन बुल जनजाति की जड़ों को काटना चाहते हैं। बिना जड़ों वाली घास समय के साथ सूख जाती है। झाओ हाई अविश्वास से उन लड़ते हुए सांडों को देख रहा था।
उसने सोचा कि सांडो का सरदार वाकई प्रभावशाली था क्योंकि उसने इस सबकी इतनी सुनियोजित योजना बनाई थी। शायद इसमें पिछले शक्तिशाली सांड सरदार की मृत्यु भी शामिल थी। ठीक उसी समय वेल्स ने कोई हरकत नहीं की, वह शांत भाव से गैसोल को देख रहा था, जो देखने में काफी उत्साहित लग रहा था। हालांकि वेल्स के पीछे मौजूद उन मरे हुए जीवों को देखने के बाद गैसोल का चेहरा इस समय बिल्कुल भी खुशनुमा नहीं था। गैसोल ने लगाम धीरे से नीचे रखी और बाहर निकल गया। उसके बगल में चल रहे 2 अंगरक्षकों में एक विशालकाय बैल और एक लड़ाकू बैल शामिल थे। वे मांसल थे और उनके शरीर पर भयानक निशान थे। वे ऐसे प्रतीत होते थे जिन्हें हल्के में नहीं लिया जाना चाहिए। वेल्स ने भी अपनी लगाम नीचे रख दी और गैसोल की ओर चल पड़ा। मेंडेज अपने हथियार के साथ उसके पीछे पीछे चल रहा था। वे धीरे धीरे करीब आते गए, यहाँ तक कि दोनों पक्ष एक दूसरे से मात्र 10 मीटर की दूरी पर रह गए। गैसोल ने वेल्स को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, वेल्स, तुमने सचमुच मनुष्यों के साथ मिली भगत की है। तुम वास्तव में हरक्यूलियन बुल जनजाति के गद्दार हो। वेल्स ने ठंडे लहजे में जवाब दिया, गैसोल, हर कोई जानता है कि किसने इंसानों के साथ मिली भगत की है। तुम्हारे जैसे मूर्ख को तो केवल दूसरों द्वारा इस्तेमाल किए जाने का ही हक है। गैसोल ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे शब्द बेकार हैं। मैं सरदार हूं और तुम गद्दार हो। आत्मसमर्पण कर दो भाई और मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। वेल्स ने गैसोल को ठंडी निगाहों से घूरते हुए कहा, तुम तो हमारे पिता और हमारे बीमार 5वें भाई को भी मार सकते हो। क्या मैं तुम पर विश्वास करूं? अब मुझे सच में शक हो रहा है। क्या तुम्हारी रगों में ताकतवर सांडों का खून बहता है, या फिर यह खून नहीं बल्कि गंदा सांड का मूत्र है? वेल्स को देखकर गैसोल की आंखें गुस्से से लाल हो उठी। भले ही उसने अपने पिता की हत्या की थी, लेकिन उसने इस बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। उसने केवल इतना ही दावा किया था कि उसके पिता को जहर दिया गया था। वेल्स अब जो कर रहा था वह गैसोल के मुंह पर एक जोरदार थप्पड़ जैसा था। गैसोल इसे कैसे सहन कर पाता? गैसोल गुस्से से बड़बड़ाया, किसने कहा कि मैंने हमारे पिता को मारा? मैं कह रहा हूं कि उन्हें तुमने मारा है। तुमने इंसानी काले जादूगरों के साथ सांठगांठ करने की हिम्मत की। इस महाद्वीप पर कौन नहीं जानता कि काले जादूगर सबसे दुष्ट होते हैं। वे जहर का इस्तेमाल करने में माहिर होते हैं। वेल्स ने ठंडी हंसी हंसते हुए कहा, क्या तुमने नहीं कहा था कि पिताजी की मृत्यु बीमारी से हुई थी? अब ये कैसे हो गया कि उन्हें जहर दिया गया था? काले जादूगरों का जहर चाहे कितना भी जहरीला क्यों ना हो, वह तुम्हारे दिल जितना जहरीला नहीं है। तुम्हारा दिल पहले ही शैतान देवता के साथ विश्वासघात कर चुका है। तुम्हारा हिसाब होगा। गैसोल के चेहरे के भाव बदल गए और फिर उसने ठंडे स्वर में कहा, बकवास बंद करो। चाहे कुछ भी कह लो, तुम मौत से नहीं बच पाओगे गद्दार। तुम्हें लगता है कि मुट्ठी भर लोग और वो कुछ हड्डियां हमसे जीत जाएंगी। सपने देखना बंद करो और मरने के लिए तैयार हो जाओ। वेल्स ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, आज मैं तुम्हें बता दूंगा गैसोल कि तुम अजय नहीं हो। मैं ऐसा नहीं करना चाहता था क्योंकि मुझे लगा था कि तुम हमारे कबीले के योद्धाओं को लाओगे, लेकिन चूंकि तुम फाइटिंग बुल कबीले के लोगों को लाए हो, इसलिए मुझे पीछे हटने की जरूरत नहीं है। मृत्यु को स्वीकार करो गैसोल। गैसोल ने जवाब दिया, अज्ञानी बोने। वेल्स, ताकत के मामले में मरे हुए प्राणी हम जैसे जानवरों से कैसे मुकाबला कर सकते हैं? तुम अपनी बुद्धिमत्ता की छवि को कभी नहीं सुधार पाओगे। मुझे लगता है तुम मूर्ख हो। वेल्स ने गैसोल को ठंडी मुस्कान दी, गैसोल, तुम बहुत बकवास कर रहे हो। क्या ऐसा हो सकता है कि लंबे समय तक लड़ाई न लड़ने के बाद तुम एक निकम्मे इंसान बन गए हो जिसे सिर्फ होंठ हिलाना आता है? गैसोल ने ठंडी सांस ली। वह जानता था कि बातचीत में वह वेल्स का मुकाबला कभी नहीं कर सकता, इसलिए उसने आगे कुछ नहीं कहा। वह मुड़ा और अपने सैनिकों के पास लौट गया। वेल्स भी अपने अंगरक्षकों के पास लौट गया। अध्याय 262, शराब पीने के बाद उसे खत्म कर दो। वेल्स और गैसोल के हाव भाव देखकर येल समझ गया कि बातचीत विफल हो गई है। उसने झाओ हाई की ओर मुड़कर कहा, बातचीत बिगड़ गई है। अब अपनी चाल चलने के लिए तैयार हो जाओ। झाओ हाई मुस्कुराया, यह कोई बड़ी बात नहीं है। गैसोल अपने साथ जिन लोगों को लाया है उनमें से अधिकतर बैलों से लड़ने में माहिर हैं। ये तो और भी बेहतर है। मैं अपनी पूरी ताकत लगा सकता हूँ। सच कहूं तो मैं अब भी इतने ताकतवर बैलों से लड़ने को तैयार नहीं हूँ। येल ने झाओ हाई की ओर मुस्कुराते हुए कहा, मुझे लगता है कि तुम खुद भी एक शक्तिशाली बैल की तरह होते जा रहे हो। बीस्टमैन प्रेरी में किसी जाति की शक्ति केवल शासक जाति की ताकत पर निर्भर नहीं करती। ये पूरी जाति की समग्र शक्ति पर निर्भर करती है। चाहे वो लड़ाकू बैल हो या शक्तिशाली बैल, ऐसा लगता है कि वे सब इस बात को भूल चुके हैं। हम वैसे ये बात जानती हैं, लेकिन जब हितों की टकराव की बात आती है तो वे शायद ही हमारी बात सुनते हैं। इसीलिए भले ही हमारे पास भविष्यवक्ता हो, उन्हें समझाना हमारे लिए व्यर्थ है। तुम इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हो। तुम शक्तिशाली बैलों के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाना चाहते, फिर भी लड़ाकू बैलों से निपटना चाहते हो। हालांकि यह प्रेरी में जीवन के विनाश जैसा लगता है, लेकिन दूसरे दृष्टिकोण से यह अच्छी बात है। अगर लड़ाकू बैल जनजाति बहुत शक्तिशाली हो जाती है तो वह निश्चित रूप से शक्तिशाली बैल जनजाति के खिलाफ संघर्ष में उलझ जाएगी, बशर्ते दोनों जातियों की जनजातियां बैल प्रधान जातियों में सबसे मजबूत हों। अगर वे आमने सामने नहीं आते हैं तो अगर संघर्ष हुआ तो सभी हठी जातियां और भी शक्तिशाली हो जाएंगी। उनके बीच संघर्ष को रोकने का केवल एक ही तरीका है, एक पक्ष को दूसरे पक्ष से कहीं अधिक शक्तिशाली बना देना ताकि दूसरा पक्ष पलटवार करने में असमर्थ हो जाए। झाओ हाई मुस्कुराया, मैंने इस बारे में ज्यादा सोचा ही नहीं है। मैं बस बड़े भाई के हित के बारे में सोच रहा हूँ। बैल प्रधान जातियां मिलकर एक प्रमुख जाति हैं। केवल बलिष्ठ बैलों का समर्थन पर्याप्त नहीं होगा, अन्य शाखाओं की जातियों को भी बलवान बनना होगा ताकि पूरी जाति और भी शक्तिशाली हो सके। लेकिन यहाँ स्थिति यह है कि केवल एक शक्तिशाली जाति ही पूरे समूह पर शासन कर सकती है। सारी जातियां आपस में लड़ती रहती हैं, वे बलवान कैसे बन सकती हैं? इतना बोलने के बाद झाओ हाई चुप हो गया। उसे अचानक प्राचीन चीन की याद आ गई।
किंग राजवंश द्वारा 8 विदेशी शक्तियों के खिलाफ प्रतिरोध करने से पहले सरदार आपस में ही लड़ते रहते थे। उद्योग वैश्विक स्तर से पिछड़ा हुआ था और कोई केंद्रीकृत प्रशासन नहीं था। इन्हीं कारणों से चीन दुनिया से इतना पीछे था और सभी घुसपैठियों से लड़ने के लिए उसे अतुलनीय कीमत चुकानी पड़ी थी। अगर ये हठी जातियां इसी तरह आपस में लड़ती रहीं तो परिणाम प्राचीन चीन से कुछ बेहतर नहीं होगा। बैल प्रधान जाति को मजबूत करने का केवल एक ही तरीका था, बैल प्रधान जाति का केवल एक ही अधिक राजा हो। यही कारण था कि उसने बैल प्रधान जनजाति को पराजित किया। बेशक झाओ हाई ये सब पूरी तरह से वेल्स के लिए नहीं कर रहा था। भले ही वे दोनों खून के रिश्ते से भाई थे, लेकिन वह इतना निस्वार्थ नहीं था कि वेल्स की हर बाधा को दूर कर दे। दरअसल वह ये सब अपने लिए भी कर रहा था। फिलहाल उसके वेल्स और स्पील के साथ सबसे अच्छे संबंध थे। स्पील का साथ तो तय था, उसका कबीला बहुत छोटा था और किसी भी समय दूसरों द्वारा उसका सफाया किया जा सकता था। झाओ हाई को उनसे केवल मित्रता का झंडा ही मिला था। वेल्स अलग था, वेल्स राजशाही था और इस समय वह सरदार के पद के लिए संघर्ष कर रहा था। यदि वह सरदार बन जाता और इस प्रकार अपने रास्ते की सभी बाधाओं को दूर कर लेता तो इससे झाओ हाई को अकल्पनीय लाभ प्राप्त होते। हालांकि जेनोमॉर्फ के अंदर झाओ हाई येल से बात कर रहा था, लेकिन वे युद्ध के मैदान पर भी नजर रख रहे थे। आसमान में अंधेरा छा रहा था, जो मैदानी लड़ाइयों के लिए अच्छा संकेत नहीं था। झाओ हाई को नहीं पता था कि गैसोल रात में हमला करेगा या नहीं, लेकिन उसे कोई चिंता नहीं थी। उसके लिए रात का कोई असर नहीं होता था। उसके पास मरे हुए प्राणी थे और मरे हुए प्राणी ही रात के असली शासक थे। मरे हुए प्राणियों के लिए यही सबसे अच्छा था कि कोई प्रकाश न हो। वे रात की लड़ाई में सबसे श्रेष्ठ सेना थे। अब झाओ हाई सिर्फ ये देखना चाहता था कि वेल्स क्या करने वाला है। अगर वेल्स अभी हमला करना चाहता तो वह भी पीछे नहीं हटता। अगर वेल्स हमला नहीं करना चाहता तो वह कोई कदम नहीं उठाता। वह वेल्स की प्रसिद्धि छीनना नहीं चाहता था। भले ही वह और वेल्स खून के रिश्ते से भाई थे, लेकिन सत्ता के आगे तो सगे भाई बहन भी दुश्मन बन जाते हैं। खून के रिश्ते से पैदा हुए भाइयों की तो बात ही अलग है। भले ही वेल्स झाओ हाई के खिलाफ कुछ न करे, लेकिन अगर वेल्स उसका साथ न दे तो ये बहुत बड़ा नुकसान होगा। वह वेल्स का समर्थन पाने के लिए ही उसकी मदद कर रहा था। वेल्स के अपनी रणनीति पर लौटने के बाद मेंडेज ने गैसोल की टीम पर एक नजर डालने के बाद उनसे कहा, क्या हम अभी उन पर हमला करने वाले हैं? अगर हम बाद में हमला करेंगे तो हम देख नहीं पाएंगे। वेल्स मुस्कुराया, जल्दी करने की कोई जरूरत नहीं है। चलो धीरे धीरे पीछे हटते हैं। आसमान में अंधेरा छाने वाला है, तब तक हम उन्हें नहीं देख पाएंगे और वे भी हमें नहीं देख पाएंगे। लेकिन यह मत भूलना कि छोटे हाई की मरे हुए लोगों की सेना हमारे पीछे है। तुमने कभी सुना है कि मरे हुए जीव अंधेरे से डरते हैं? वेल्स की बातों से मेंडेज को याद आया। उनके पीछे अभी भी 4000 मरे हुए प्राणी थे। रात में मरे हुए प्राणियों की युद्ध शक्ति बढ़ जाती है। यह उनके लिए केवल एक सकारात्मक बात हो सकती है। मेंडेज ने तय कर लिया था कि यह लड़ाई लड़नी ही होगी। आखिरकार अब उनके मन में कोई संकोच नहीं रह गया था। अगर वे इस मौके को गवा देते तो ये बहुत ही शर्मनाक होता। वेल्स ने जमीन में गाड़ी हुई कुल्हाड़ी को उठाने के बाद 400 अंगरक्षकों को धीरे धीरे पीछे हटने का इशारा किया। तभी झाओ हाई ने उन मरे हुए प्राणियों को धीमी गति से आगे बढ़ने का आदेश दिया। हालांकि उसने इस बारे में वेल्स से चर्चा नहीं की थी, लेकिन उसने सबसे उचित निर्णय लिया था। इस मरे हुए सैनिकों की सेना में जेनोमॉर्फ भी मिला हुआ था, हालांकि यह ज्यादा ध्यान खींचने वाला नहीं था। गैसोल और उसके सैनिकों को यह भी पता नहीं चलता कि इस मरे हुए सैनिकों की सेना में एक इंसान भी शामिल है। अब वेल्स और बाकी लोग मरे हुए लोगों की सेना के पीछे चले गए थे और उनकी सेना ने उन्हें पूरी तरह से सुरक्षित कर लिया था। अगर गैसोल अब हमला करने की कोशिश भी करे तो उसे जादुई मरे हुए जानवरों की लंबी टुकड़ियों का सामना करना पड़ेगा। जाहिर है गैसोल युद्ध के मैदान में अनुभवहीन नहीं था। वह एक योद्धा था जिसने 100 युद्ध लड़े थे और हरक्यूलियन बुल जनजाति में अपनी कुशल युद्ध कला के लिए प्रसिद्ध था। गैसोल के लिए यह असंभव था कि वह इस बात से अनजान हो कि उसे किस चीज का सामना करना पड़ेगा। सूरज डूब चुका था और चांद अभी तक निकला नहीं था। ये घोर अंधकार का समय था। ऐसे समय में मरे हुओं की सेना से लड़ना स्वयं को पराजित करने जैसा था। गैसोल ऐसा कभी नहीं करेगा, इसलिए उसने भी हाथ हिलाकर अपने 2000 घुड़सवारों को धीरे धीरे पीछे हटने का आदेश दिया। ये स्पष्ट था कि वे रात में युद्ध नहीं लड़ना चाहते थे। वेल्स ने गैसोल के पीछे हटने पर सहमति जताई, जिससे उनकी संरचना में कोई बदलाव नहीं आया। वेल्स ने मेंडेज से कहा, छठे भाई, मुझे कहना पड़ेगा कि गैसोल में लड़ाई लड़ने का हुनर वाकई कमाल का है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि वह सत्ता के प्रति इतना जुनूनी है। अगर वह हम भाइयों को बर्दाश्त कर लेता तो हम अपनी नस्ल को और भी मजबूत बना सकते थे। मेंडेज ने आह भरते हुए कहा, लड़ाई में इतना माहिर होने के चक्कर में वह अपना असली रूप खो बैठा है। अब उसने लड़ाकू सांडों के साथ और शायद इंसानों के साथ भी पिता की हत्या की साजिश रची है, सिर्फ उस पद को पाने के लिए। क्या उसने कभी यह नहीं सोचा कि वह पद वाकई इतना महत्वपूर्ण है? लड़ाकू सांडों के साथ काम करना भेड़ियों के साथ सोने जैसा है। वेल्स ने ठंडे लहजे में कहा, फाइटिंग बुल जनजाति इस दिन का इंतजार कर रही थी और गैसोल ने तो खुद ही ये कर दिखाया। लगता है हमें अपनी दूसरी और तीसरी बहनों से बात करनी पड़ेगी। गैसोल से मामला सुलझने के बाद हमें फाइटिंग बुल जनजाति से निपटना होगा। अब जब फाइटिंग बुल सरदार ईमानदार नहीं है तो शायद अब उन्हें सबक सिखाने का समय आ गया है। मेंडेज ने ठंडे लहजे में कहा, तो फिर लड़ो। केवल लड़ाई से ही वे शांत हो सकते हैं। मुझे लगता है कि वेस्ट वंडर किंग को फाइटिंग बुल ट्राइब का अगला सरदार बनाना बुरा नहीं होगा। वेल्स ने जवाब दिया, अभी समय नहीं आया है। वैसे क्या आपको लगता है कि वेस्ट वंडर किंग वाकई भरोसेमंद है? अगर उसकी कोई महत्वाकांक्षा न होती तो वह अपने पिता के संरक्षण में अपने कबीले को छोड़कर नहीं जाता। एक दिन जब उसके पास पर्याप्त शक्ति आ जाएगी तो क्या वह हरक्यूलियन बुल कबीले का साथ भी छोड़ देगा? हम ऐसे व्यक्ति का उपयोग कर सकते हैं, लेकिन हमें उस पर नजर रखनी होगी और उसे बेलगाम नहीं होने देना होगा। मेंडेज ने सिर हिलाया और फिर मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम जानते हो कि मैंने हमेशा तुम्हारा साथ क्यों दिया है, नन्हे सातवें?
क्योंकि तुम सचमुच बहुत बुद्धिमान हो, तुम किसी जानवर जैसे नहीं हो। हम जानवरों में बुद्धिमान लोग बहुत कम हैं। नन्हे हाई को पाकर तुम बहुत भाग्यशाली रहे। मुझे विश्वास है कि वह हम बलवान बैलों को इस महाद्वीप की सबसे प्रसिद्ध जाति बनने में मदद करेगा। झाओ हाई का नाम सुनते ही वेल्स मुस्कुरा उठा। हंसते हुए उसने कहा, अगर मुझे इसे अपने मन मुताबिक कहना हो तो मैं वेस्ट वंडर किंग की तुलना में झाओ हाई को लेकर ज्यादा निश्चिंत हूँ। वह हमारे शासन के लिए खतरा बन सकता है, लेकिन छोटा हाई नहीं। मैं छोटे हाई पर ज्यादा भरोसा करता हूँ, जो एक इंसान है और जो हमें किसी भी तरह से धमकी नहीं दे सकता। मेंडेज ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ, वेस्ट वंडर किंग की तुलना में मैं छोटे हाई पर ज्यादा भरोसा करूंगा। लेकिन तुम्हें भी ध्यान देना होगा छोटे सातवें, हम उस पर पूरी तरह भरोसा नहीं कर सकते। ब्लैक बेयर ट्राइब के सबक को मत भूलना। वेल्स ने सिर हिलाया, बेशक मैं भूलूंगा नहीं, लेकिन आपको इस बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब मैं छोटे हाई से मिला तो मैंने उससे कहा कि अगर वह मेरी मदद कर सके तो मैं उसे हरक्यूलियन बुल जनजाति का इकलौता अनाज व्यापारी बना सकता हूँ। अंदाजा लगाओ उसने क्या कहा। इससे मेंडेज की दिलचस्पी बढ़ गई। उसे इसके बारे में अभी तक पता नहीं था, इसलिए उसने उत्सुकता से पूछा, उसने क्या कहा। वेल्स मुस्कुराया और बोला, उसने कहा कि वह मेरी मदद कर सकता है, लेकिन वह कबीले का इकलौता अनाज व्यापारी नहीं बनना चाहता। उसे बस हमारे कबीले का मित्रता ध्वज चाहिए। मेंडेज स्तब्ध रह गया और फिर आह भरते हुए बोला, वह वाकई दूसरे मानव व्यापारियों से अलग है। अगर आप किसी भी दूसरे मानव व्यापारी से यही सवाल पूछें तो मैं शर्त लगाता हूं कि उनमें से 100% हमारे इकलौते अनाज व्यापारी बनना पसंद करेंगे, क्योंकि इसका मतलब होगा हमारे कबीले की जीवन रेखा छीन लेना। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, यही मैंने छोटे हाई में देखा। उसे पता है कि वह क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और कैसे करता रहेगा। अफसोस की बात है कि वह हमारी तरह जानवर नहीं है, नहीं तो वह एक अद्भुत इंसान होता। मेंडेज हंसते हुए बोले, मुझे लगता है कि अभी सब ठीक है। पता नहीं छोटा हाई कहां से आ गया, लेकिन कम से कम ऐसा लगता है कि उसके मन में हमारे लिए कोई बुरी मंशा नहीं है। इतना ही काफी है कि वह हम बड़े भाइयों के साथ सम्मान से पेश आता है। वेल्स मुस्कुराया, खैर अब इस बारे में बहुत हो गया। चलो छोटे हाई के यहाँ से कुछ पीते हैं। मैंने सुना है कि उसके पास इंसानों की दुनिया की बढ़िया शराब है। गैसोल के यहाँ बाद में हंगामा करेंगे। वो रात में लड़ना नहीं चाहता। खैर अभी तो वही सब कुछ तय नहीं कर रहा है। वेल्स और मेंडेज ने अपने अंगरक्षकों को आदेश दिए और फिर अपने घोड़ों पर सवार होकर झाओ हाई के ठिकाने की ओर चल पड़े। हालांकि वहां बहुत सारे मरे हुए जीव थे, फिर भी वे जेनोमॉर्फ को पहचान सकते थे। वेल्स के इरादों से अनभिज्ञ होने के कारण झाओ हाई ने गैसोल का पीछा करने के लिए उन मरे हुए प्राणियों को नहीं जाने दिया। गैसोल के जाते ही वह रुक गया। वे मरे हुए प्राणी चुपचाप वहीं खड़े रहे। वेल्स और मेंडेज को अपनी ओर आते देख उसने तुरंत जेनोमॉर्फ को अपना जबड़ा खोलने दिया। वेल्स और मेंडेज के प्रवेश करते ही लॉरा ने कोया तैयार कर लिया था। वेल्स जेनोमॉर्फ के भीतरी क्षेत्र में प्रवेश करते ही जल्दी से बैठ गया और झाओ हाई से बोला, भाई तैयारी कर लो, हम थोड़ी देर बाद गैसोल पर हमला करेंगे। मुझे नहीं लगता कि उसने अपना शिविर बहुत दूर लगाया है। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई बात नहीं, रात की लड़ाई मरे हुओं की खासियत है, इसलिए चिंता मत करो। अगर हम आज रात गैसोल को यहाँ नहीं रख पाए तो जरूरत पड़ने पर हम उन लड़ाकू सांडों को यहाँ रखेंगे। वेल्स हंसते हुए बोला, लगता है मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए होंगे। बिल्कुल सही, इस बार हमारा लक्ष्य उन लड़ाकू सांडों को हराना है। हम उन्हें तब तक पीटते रहेंगे जब तक वे हार न मान लें। झाओ हाई मुस्कुराया और वेल्स और मेंडेज को एक एक कप कोया, एक प्रकार की शराब दी। वेल्स ने एक घूंट पिया और कहा, मुझे अब भी लगता है कि हमारे जानवरों की दूध की शराब इससे कहीं बेहतर है। और हाँ, अपने इंसानों की बढ़िया शराब की 2 बोतलें हमारे लिए ले आओ। झाओ हाई हंस पड़ा, ठीक है, मैं तुम्हें हमारे इंसानों की बढ़िया शराब चखाता हूँ। लॉरा, कुछ फलों की थालियां और नाश्ते ले आओ। शराब पीने के बाद हम उसे गैसोल को खत्म कर देंगे। लॉरा और बाकी लोग हंसते हुए बात मान गए। दरअसल ज्यादातर चीजें झाओ हाई के कमरे में ही थीं। झाओ हाई ने शराब की 3 बोतलें निकाली, बाकी का काम लॉरा और बाकी लोगों ने संभाला। जल्दी ही स्टार्टर्स तैयार हो गए। सिर्फ फलों की प्लेटें ही नहीं थी, बल्कि कुछ मशहूर कॉन्टिनेंटल स्नैक्स भी थे, जिन्हें झाओ हाई और बाकी लोगों ने पहले से ही खरीद कर अंदर रख दिया था। आखिर जगह बदलने से उनके स्वाद में कोई बदलाव तो नहीं आएगा, और लॉरा और बाकी लोगों को ये स्नैक्स पसंद थे, इसलिए झाओ हाई ने इनकी अच्छी खासी मात्रा तैयार कर रखी थी। महाद्वीप पर ये चीजें उतनी आकर्षक नहीं थीं, लेकिन उन पशु मानवों के लिए ये अविश्वसनीय थी। वेल्स और मेंडेज ने इनमें से अधिकांश चीजें पहले कभी नहीं देखी थी, इसलिए अंततः उनकी भूख मिट गई। अध्याय 263 गैसोल की हताशा। वेल्स और बाकी लोगों की तुलना में गैसोल खुश नहीं था। वह अच्छी तरह जानता था कि हरक्यूलियन बुल जनजाति का सरदार होने के बावजूद कबीले के लोग उसका सम्मान नहीं करते थे। मेंडेज और बाकी लोग भाग गए थे। कबीले के लोगों को कुछ अंदाजा था कि वे क्यों भागे थे और उसके पिता की अचानक मृत्यु क्यों हो गई थी। अगर वह इस मामले को जल्द से जल्द सुलझा नहीं पाया तो उसकी स्थिति और भी कठिन हो जाएगी। इस खतरे को शुरुआत में ही खत्म करने के लिए गैसोल ने फाइटिंग बुल जनजाति से मदद मांगी, सैनिकों की भर्ती का अनुरोध किया और अपने अंगरक्षकों के साथ मेंडेज का पीछा किया। उसकी योजना वेल्स के ठिकाने का पता लगाने और फिर एक ही हमले में उन दोनों को मार डालने की थी। गैसोल ने झाओ हाई के प्रकट होने की उम्मीद नहीं की थी। उसकी उम्मीदों से भी कहीं बढ़कर रात के समय एक विशाल मरे हुए सैनिकों की सेना का प्रकट होना था। गैसोल को नहीं पता था कि वेल्स का मानव षड्यंत्रों से कब संपर्क हुआ था। अगर वेल्स 4000 मरे हुए प्राणियों को इकट्ठा कर सकता था तो ये या तो किसी शक्तिशाली षड्यंत्र या षड्यंत्रों की किसी टीम के कारण ही संभव था। दोनों ही स्थितियां बेहद खतरनाक थीं। गैसोल को अब इस बात का अफसोस हो रहा था कि उसका पीछा करना बेहद अनुचित था। अगर वेल्स को ढूंढते समय दिन का उजाला होता तो वह बिना किसी झिझक के हमला कर सकता था, लेकिन अब वह ऐसा नहीं कर सकता था क्योंकि अंधेरा था।
अंधेरे में मरे हुए जीवों से लड़ना मौत को गले लगाने से कम नहीं था। अमानवीय प्राणियों के बारे में सबसे डरावनी बात यह थी कि वे रात के समय लड़ने में माहिर थे और उन्हें मृत्यु का भय नहीं था। ये प्राणी, जिनमें सोचने समझने की शक्ति नहीं थी, मृत्यु को कभी जान ही नहीं सकते थे। वे केवल आक्रमण करना जानते थे और मृत्यु के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं थी। ऐसे दुश्मन सबसे भयावह होते थे। गैसोल के लिए सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि उसकी 2 हवाई टोही इकाइयों पर पकड़े जाने से पहले ही अन्य जादुई जीवों ने हमला कर दिया था। इससे उसे अपने जीवन का सबसे बड़ा दुख मिला। जैसा कि वेल्स ने कहा, गैसोल की उपलब्धियों का एक बड़ा हिस्सा उनके द्वारा गठित की गई 2 हवाई टोही इकाइयों के कारण था। जब तक उनके पास ये टोही इकाइयां थीं, वे अपने दुश्मनों का पहले पता लगा सकते थे और पहले से ही अपनी स्थिति निर्धारित कर सकते थे। इस तरह वे युद्ध के दौरान स्वाभाविक रूप से बढ़त हासिल कर लेते थे। हालांकि उसकी 2 हवाई टोही इकाइयों पर हवा में ही 5 उड़ने वाले जादुई जीवों ने हमला कर दिया। वह कुछ नहीं कर सका सिवाय ये देखने के कि जिन 2 ज्वाला पक्षियों को उसने बड़ी मेहनत से पाला था, उन्हें लाल रंग के उड़ने वाले जीव पकड़ ले गए। जब गैसोल ने इसके बारे में सोचा तो वह भौहें चढ़ाए बिना नहीं रह सका। उसे ऐसा लग रहा था मानो हाल ही में उसके साथ कुछ भी ठीक नहीं हुआ हो। सरदार बनने के अलावा बाकी कुछ भी उसकी योजना के अनुसार नहीं हुआ था। सरदार बनने से पहले उन्हें इतने सारे मामलों को सुलझाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। उन्हें ज्यादातर सैन्य मामलों को संभालना पड़ता था, जबकि बाकी मामले उनके पिता संभालते थे। लेकिन सरदार बनने और कबीले के मामलों को सही मायने में संभालने के बाद उन्हें पता चला कि कबीले का प्रबंधन करना इतना आसान नहीं है। जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था। बकरियों को घास चरनी थी और लोगों को खाना, ठंड से बचने के लिए लकड़ी की जरूरत थी। हर चीज की तैयारी करनी थी। इन सब बातों ने गैसोल के लिए बहुत बड़ी सिरदर्दी खड़ी कर दी थी। कबीले के नेताओं ने उसके आदेशों को नजरअंदाज करना शुरू कर दिया था। हालांकि फाइटिंग बुल जनजाति अभी भी उसके साथ सहयोग कर रही थी, लेकिन उनका रवैया पहले जैसा सौहार्दपूर्ण नहीं लग रहा था। उसकी सबसे बड़ी चिंता ये थी कि वेल्स और मेंडेज अभी भी फरार थे। हालांकि कई मामलों को निपटाना बाकी था, लेकिन गैसोल हमेशा से मानता था कि वेल्स ही उसके लिए सबसे बड़ा खतरा है, क्योंकि वेल्स कबीले में अभी भी लोकप्रिय था और कबीले के बुजुर्गों और विभिन्न नेताओं का बहुत सम्मान करता था। सब कुछ देखने में तो शांत तरीके से किया गया था, लेकिन सही ढंग से किया गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसके पिता ने वेल्स को बेद सौंप दी थी। गॉड बुल के इन सरदारों से उनके उत्तराधिकारियों को विरासत में मिलती थी। दूसरे शब्दों में, जिस क्षण उसके पिता ने इसे वेल्स को दिया, बुजुर्गों और नेताओं की नजर में इसका मतलब था कि उसके पिता ने वेल्स को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। ठीक इसी कारण से जनजाति के लोग तब प्रसन्न नहीं हुए जब गैसोल ने कहा कि जहर दिए जाने के बाद उसके पिता ने उसे सरदार बनाया था। उन लोगों को आत्मसमर्पण करने और उसे सरदार के रूप में स्वीकार करवाने के लिए उसके पास वेल्स और अन्य लोगों को यथासंभव कम समय में समाप्त करने का ही एकमात्र विकल्प था। तभी बुजुर्ग और नेता उसकी पदवी को स्वीकार करेंगे। हालांकि वेल्स और मेंडेज जनजाति के राजकुमार होने के कारण गैसोल उन्हें पकड़ने के लिए बहुत बड़ी सेना नहीं जुटा सका। वह केवल अपने 500 निजी अंगरक्षकों को ही ला सका और उन्हें पकड़ने के लिए फाइटिंग बुल जनजाति से 1500 योद्धाओं को उधार ले सका। और 1500 लड़ाकू बैल उसे मुफ्त में नहीं दिए गए थे। उनकी कीमत 10,000 अगली और 1,000 गुलाम थे, जो भुगतान के रूप में लड़ाकू बैलों को भेजे गए थे। यही वह बात थी जिससे गैसोल बहुत नाराज था। सरदार बनने से पहले फाइटिंग बुल जनजाति बहुत मेहमाननवाज थी और मदद मांगने पर तुरंत उसकी सहायता करती थी। लेकिन सरदार बनने के बाद फाइटिंग बुल जनजाति ने शर्तें रखनी शुरू कर दी, जिससे गैसोल बहुत चिढ़ गया। लेकिन उसके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। हरक्यूलियन बुल जनजाति आंतरिक रूप से अस्थिर थी। हालांकि वह बुजुर्गों और नेताओं को दबा सकता था, लेकिन न तो वह अपनी सच्ची इच्छा पूरी कर सकता था और न ही अपने पिता की तरह बन सकता था, जो पूरे कबीले को अपने इशारों पर नचा सकता था। गैसोल के पास फाइटिंग बुल जनजाति से मदद मांगने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। जब वह वेल्स के पास पहुंचा तो उसने पाया कि वेल्स ने उसकी उम्मीद के विपरीत पीछे मुड़कर भागने की कोशिश नहीं की थी। इसके बजाय वेल्स एक विशाल मरे हुए सैनिकों की सेना लेकर उसका सामना करने आया था। रात हो चुकी थी और उसके पास पीछे हटने के अलावा कोई चारा नहीं था। किसी ऐसे व्यक्ति को देखना जो उसे धमका सकता था, फिर भी कुछ कर नहीं पा रहा था। गैसोल को ऐसा लग रहा था मानो उसके सीने में एक अजीब सी बेचैनी भरी हवा भरी हुई है, जैसे कोई ध्रुवीय भालू बर्फीले समुद्री जीव को निगल गया हो, जिसे वह न तो थूक पा रहा हो और न ही निगल पा रहा हो। लेकिन अब वह अपनी सतर्कता कम नहीं कर सकता था, क्योंकि उसे अच्छी तरह पता था कि वेल्स मूर्ख नहीं है। अगर वेल्स रात में उस पर हमला करने के लिए मरे हुओं का इस्तेमाल न करे तो यह अजीब बात होगी। इसीलिए गैसोल ने तंबू लगाते समय रात के हमले की तैयारी कर रखी थी। उसके तंबू के चारों ओर कई अलाव जलाए गए थे और निगरानी के लिए 500 लोगों को तैनात किया गया था। उसने बाकी लोगों को आदेश दिया कि जैसे ही वे अपना शिविर स्थापित करें, सो जाएं। उन्हें आराम करने का यह मौका लेना जरूरी था, ताकि वे किसी भी क्षण शुरू होने वाले भीषण युद्ध के लिए तैयार रहें। हालांकि गैसोल ने झाओ हाई के मरे हुए प्राणियों की युद्ध क्षमता को कम आंका। गैसोल की नजर में भले ही वेल्स उनका इस्तेमाल उस पर हमला करने के लिए करे, उन्हें हराया जा सकता था, क्योंकि मरे हुए प्राणियों को केवल रात में ही फायदा होता था। लेकिन जब झाओ हाई ने मरे हुए प्राणियों को गैसोल के शिविर पर हमला करने का आदेश दिया, तो गैसोल को कुछ अजीब बात का एहसास हुआ। ये मरे हुए प्राणी बहुत शक्तिशाली थे। गैसोल एक लेवल 8 का शक्तिशाली योद्धा था, लेकिन इन मरे हुए राक्षसों का सामना करते हुए वह भी कोई फायदा नहीं उठा सका। इससे साबित हुआ कि इन मरे हुए जीवों की ताकत लेवल 6 से कहीं अधिक थी। ऐसा कैसे हो सकता है? गैसोल को यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन सच्चाई उसकी आंखों के सामने थी। झाओ हाई ने मरे हुए जीवों को आदेश दिया कि वे गैसोल के शिविर को 3 दिशाओं से घेर ले। मरे हुए जानवर आगे से, सियार अगल बगल से और मानव रूपी जीव जानवरों और सियारों के पीछे से शिविर में घुसाए। हमला बिजली की तेजी से हुआ और पल भर में शिविर जलकर राख हो गया।
यद्यपि विशालकाय बैल और लड़ाकू बैल दोनों ही बैल प्रधान प्रजातियों में सबसे शक्तिशाली और युद्ध में कुशल माने जाते थे, लेकिन जब उनका सामना अपने से लंबे, बड़े, मजबूत और बेहतर रक्षात्मक क्षमता वाले विरोधियों से होता था, तो वे असहाय रूप से यह महसूस करते थे कि उनके सभी फायदे वास्तव में फायदे नहीं थे। वे न तो मरे हुए राक्षसों के सीधे हमले का सामना कर सके, न ही मरे हुए सियार घुड़सवारों के पार्श्व आक्रमण का। गैसोल को यह पता नहीं था कि घुड़सवार ही सियार थे। उसने वेल्स को मारने के लिए सियारों को पैसे दिए थे, लेकिन उसके बाद उनसे संपर्क टूट गया था। वह जानता था कि यह अभियान विफल रहा था, लेकिन उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी कि सियार स्वयं मरे हुए प्राणी बन गए थे। हालांकि जब गैसोल ने उन पर हमला किया तो उसे आखिरकार पता चला कि वे सियार थे। वे न केवल मरे हुए प्राणी बन गए थे, बल्कि उनकी ताकत भी बढ़ गई थी। मैदानों में सियार घुड़सवार सेना अपनी ताकत के लिए नहीं, बल्कि अपनी तेजी के लिए मशहूर थी। वे धैर्यवान थे और अपने दुश्मनों का तब तक पीछा करते रहते थे जब तक कि वे थककर चूर न हो जाएं। लेकिन मैदानों में हर कोई जानता था कि सियार घुड़सवार सेना में आक्रमण करने की जबरदस्त क्षमता नहीं थी। वे कद में छोटे, कमजोर और रक्षा व्यवस्था में कमजोर थे। इन सब कारणों से वे ज्यादा से ज्यादा हल्की घुड़सवार सेना ही कहला सकते थे। लेकिन झाओ हाई के हाथों में स्थिति पूरी तरह बदल गई थी। अंतरिक्ष के सुदृढ़ीकरण से गुजरने के बाद सियार घुड़सवार सेना और भी अधिक मजबूत, शक्तिशाली और तेज हो गई थी। अब उनमें एक शक्तिशाली बख्तरबंद घुड़सवार सेना बनने की पूरी क्षमता थी। कम अनुमान लगाने वाले गैसोल ने, जिसने बाएं और दाएं किनारों पर केवल 300 सैनिक तैनात किए थे, अपनी गलती का एहसास किया। एक बहुत बड़ी गलती। जब 600 लड़ाकू बैल और मरे हुए सियार घुड़सवारों का आमना सामना हुआ तो लड़ाकू बैल एक ही हमले में कुचल दिए गए। सियार घुड़सवार सेना के मुख्य हथियार कृपाण थे, जबकि बैल घुड़सवार सेना मुख्य रूप से भेड़िए के दांतों से बने गदाओं का इस्तेमाल करती थी। उनके भेड़िए के दांतों से बने गदा एक प्रकार के भारी हथियार थे जिनका इस्तेमाल अत्यधिक शक्ति के बिना नहीं किया जा सकता था। इन गदाओं के साथ भारी घुड़सवार सेना का युद्ध में होना अत्यंत भयावह था। लेकिन मरे हुए सियार घुड़सवारों ने लड़ाकू सांडों को यह समझा दिया कि कुछ भी इतना कठोर नहीं है जिसे तोड़ा न जा सके। केवल गति को तोड़ा नहीं जा सकता का क्या अर्थ होता है। लड़ाकू सांडों की घुड़सवार सेना युद्ध में टैंक की तरह थी, जबकि सियार घुड़सवार सेना हवा की तरह थी जो तलवारें उड़ाती थी। जब हवा चलती थी तो टैंक धातु के टुकड़े टुकड़े हो जाता था। अध्याय 264 दो तलवारें। गैसोल पागलों की तरह भाग रहा था। उसके साथ केवल कुछ दर्जन अंगरक्षक बचे थे जो सभी बलिष्ठ बैल जैसे थे। उनके अलावा वहां कोई और नहीं था, एक भी नहीं। 2000 बख्तरबंद घुड़सवार सैनिक सभी युद्ध में मारे गए। गैसोल को ऐसा लग रहा था जैसे वह अभी भी बुरे सपने देख रहा हो। आखिर उसके 2000 घुड़सवारों को उन मरे हुए जीवों ने एक ही हमले में क्यों कुचल दिया था। क्या ऐसा हो सकता है कि वह 2000 बख्तरबंद घुड़सवारों के बजाय 2000 अर्गाली सैनिक ले आया था। अगर उसके अंगरक्षकों ने घेराबंदी तोड़ने में उसकी मदद करने के लिए अपनी जान न दी होती तो शायद वह उस झड़प में मारा जाता। मरे हुए जीवों के हमले की गूंज अब भी उसके दिमाग में गूंज रही थी। इसी बीच गैसोल एक और बात सोचने लगा, अगर इस बार वेल्स ने उसे हरा दिया तो वेल्स आगे क्या करेगा। क्या वेल्स मरे हुओं को कबीले में ले जाएगा। इस बात को सोचकर गैसोल और भी ज्यादा असुरक्षित महसूस करने लगा। और एक और बात थी जो उसे बहुत परेशान कर रही थी, 1500 लड़ाकू बैलों का नुकसान। ये बैल उसे उधार दिए गए थे। अब जब वे सब मर चुके थे तो लड़ाकू बैल जनजाति की क्या प्रतिक्रिया होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वह अपने साथ जो 500 शक्तिशाली बैल लाया था वे उसके सबसे वफादार सेवक और सबसे प्रभावी हथियार थे। अब वे लगभग पूरी तरह से नष्ट हो चुके थे। इस हथियार के बिना, जिस पर वह पूरी तरह से भरोसा कर सकता था, उसका जीवन और भी कठिन हो जाएगा। गैसोल पहले से ही रोने को बेताब था। इस बार उसे जो नुकसान हुआ था वह उसके लिए असहनीय था। गैसोल के विपरीत झाओ हाई को भारी लाभ हुआ। 1500 लड़ाकू बैल योद्धा एक भी भागा नहीं। वे सभी झाओ हाई के नए अधीनस्थ बन गए थे। झाओ हाई ने शेष शक्तिशाली बैल योद्धाओं को नहीं छुआ क्योंकि उसे वेल्स की प्रतिष्ठा बनाए रखनी थी। चाहे वे किसी के भी अधीन हो, ये तथ्य कि वे शक्तिशाली बैल थे अभी भी बना हुआ था। झाओ हाई उस सीमा को पार नहीं कर सकता था। वेल्स झाओ हाई के कार्यों से बहुत प्रसन्न था। वेल्स की दृष्टि में इन वीर योद्धाओं को उनका उचित सम्मान मिलना चाहिए। और इस प्रकार वेल्स ने उन शक्तिशाली बैल योद्धाओं को उनके घोड़ों सहित दफना दिया। हालांकि उसने उनके सभी हथियार अपने पास रख लिए क्योंकि बीस्टमैन प्रेरी में धातु की कमी थी जिसे वह बर्बाद नहीं कर सकता था। झाओ हाई को इस बात का कुछ दुख था कि इस हमले में एक भी घोड़ा जीवित नहीं बचा। झाओ हाई ने अंतरिक्ष में एक नई प्रजाति जोड़ने का मौका गंवा दिया था। हालांकि 1500 लड़ाकू बैल योद्धाओं के बारे में सोचकर झाओ हाई खुश हो गया। अब उसके पास 7000 से अधिक मरे हुए जीव थे। वह इन मरे हुए जीवों को आयरन माउंटेन कैसल में रक्षक के रूप में तैनात कर सकता था और उसके बाद भी उसके पास पर्याप्त मरे हुए सैनिक मौजूद रहते। दरअसल अगर झाओ हाई चाहे तो अपनी मौजूदा ताकत के दम पर अपने परिवार की पहचान उजागर कर सकता है। भले ही चर्च ऑफ लाइट उसका दुश्मन हो, उसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। अंतरिक्ष के अस्तित्व के कारण उसे अपनी सुरक्षा की बिल्कुल भी चिंता नहीं है। उसे युद्ध में शामिल होना चाहिए क्योंकि अगर युद्ध हुआ तो उसे नए मरे हुए सैनिकों की सेना मिल जाएगी। अगर वह चाहे तो मरे हुए लोगों की संख्या बढ़ती ही रहेगी और फिर उसे किसी से भी डरने की कोई वजह नहीं रहेगी। लेकिन वह ऐसा नहीं करना चाहता था। सच कहें तो झाओ हाई अभी भी मरे हुए प्राणियों के बार बार इस्तेमाल को लेकर असुरक्षित महसूस कर रहा था। चीनी लोग दफनाने में शांति पर जोर देते हैं। अगर उसकी और उसके आसपास के लोगों की सुरक्षा का सवाल न होता तो झाओ हाई मरे हुए प्राणियों का इस्तेमाल करना भी नहीं चाहता, खासकर मानव रूपी प्राणियों का। उन्हें युद्ध भी पसंद नहीं था। वे जानते थे कि अगर उनकी पहचान उजागर हो गई तो उनके इर्द गिर्द एक युद्ध छिड़ जाएगा और फिर निश्चित रूप से कई लोग मारे जाएंगे। वे पूरे महाद्वीप के लिए अपराधी नहीं बनना चाहते थे। फिलहाल तो सिर्फ रईस ही उसे परेशान कर रहे थे, लेकिन झाओ हाई के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। वह सोचता, अगर मैं लड़ना नहीं चाहता तो छिप जाऊंगा।
लेकिन अगर उसकी वजह से युद्ध छिड़ गया तो न सिर्फ रईस उससे नफरत करेंगे बल्कि हम लोग भी। वह ऐसा नहीं चाहता था। वेल्स ने अपनी जीत के तुरंत बाद गैसोल पर हमला नहीं किया। उनका इरादा अभी भी अपनी मूल योजना पर कायम रहने का था, जिसके तहत गैसोल को खत्म करने से पहले शाखा जनजातियों का समर्थन हासिल करना था। वेल्स ने इस पर पहले से ही विचार कर लिया था। जैसा कि येल ने कहा था, लड़ाकू सांडो और गैसोल के बीच संपर्क में कुछ भी अच्छा नहीं था। वे गैसोल को हारते हुए चुपचाप नहीं देख सकते थे। अगर गैसोल हार जाता तो वेल्स सत्ता में आता, जिसका लड़ाकू सांडो से कभी अच्छा संबंध नहीं रहा था। अगर वेल्स सरदार बन जाता तो वह लड़ाकू सांडो के कबीले पर अत्याचार करता। लड़ाकू सांडो का सरदार इस बात को कभी नहीं भूलता। अगर वेल्स अपनी ताकत बढ़ाने का फैसला करता तो लड़ाकू सांडो का कबीला गैसोल का पूरी तरह से समर्थन करने लगता और हालात और भी बिगड़ जाते। अगर हालात वाकई उस हद तक बिगड़ जाते तो सभी जिद्दी नस्लें गृहयुद्ध में उलझ सकती थीं। वेल्स ऐसा बिल्कुल नहीं देखना चाहता था, इसलिए अब उससे बस अपनी योजना पर कायम रहना था, गैसोल को सत्ता से हटाना था और फिर फाइटिंग बुल ट्राइब का सफाई अभियान चलाना था। फिलहाल गैसोल और फाइटिंग बुल ट्राइब को यह नहीं पता था कि वेल्स के पास सबसे बड़ा तुरुप का पत्ता था, अनाज। फाइटिंग बुल ट्राइब और गैसोल ने शायद यही मान लिया था कि वेल्स का सबसे बड़ा सहारा झाओ हाई की मरे हुए लोगों की सेना है, लेकिन वे पूरी तरह गलत थे। मरे हुए लोगों की सेना तो वेल्स के हाथ में सिर्फ एक तलवार थी, अनाज तो उसके हाथ में दूसरी सबसे शक्तिशाली तलवार थी। जानवरों की भूमि में सबसे अच्छा हथियार भोजन था, क्योंकि यहाँ अक्सर भोजन की कमी रहती थी, विशेष रूप से कुछ छोटे कबीलों को, जिन्हें न केवल सर्दियों में बल्कि हर समय भोजन की कमी का सामना करना पड़ता था। उन्हें बड़े कबीलों से अधिक अनाज नहीं मिल पाता था और अनाज व्यापारी छोटे कबीलों में नहीं आते थे, इसलिए उनके लिए अनाज खरीदना बहुत मुश्किल था। अब जब वेल्स के पास अनाज था और जनजाति में उसकी प्रतिष्ठा भी थी, तो वह निश्चित रूप से शाखा जातियों का समर्थन हासिल कर सकता था और फिर वह गैसोल को निर्णायक झटका दे सकता था। गैसोल को हराने के बाद वेल्स और अन्य लोग 2 दिनों तक वहीं विश्राम करते रहे, जबकि वास्तव में ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि लड़ाई करने वाले तो मरे हुए प्राणी थे। हालांकि वेल्स और बाकी लोगों ने आराम किया। उन 2 दिनों में उन्होंने गैसोल के अंगरक्षकों के शवों को विधिवत दफनाकर उनका अंतिम संस्कार किया। फिर उचित विश्राम के बाद वे चले गए। स्पष्ट शब्दों में कहें तो इस समय वे जिस क्षेत्र में थे वह उन हठी जातियों का क्षेत्र नहीं था। हालांकि बीस्टमैन प्रेरी में सभी लोग खानाबदोश जीवन जीते थे, लेकिन वास्तव में हर जाति का अपना इलाका होता था। जाति जितनी शक्तिशाली होती थी, उनके यहाँ की घास उतनी ही उत्तम होती थी और नदियां भी उतनी ही अधिक होती थीं। सर्दियों में उनके इलाके गर्म रहते थे और बर्फीले तूफान आने की संभावना कम होती थी। दूसरी ओर जाति जितनी कमजोर होती, उनके घास के मैदान उतने ही खराब होते और उनके जादुई जानवरों का मजबूत होना असंभव हो जाता। मजबूत जादुई जानवरों के बिना वे अधिक अनाज प्राप्त नहीं कर पाते। अधिक अनाज के बिना वे केवल जादुई जानवरों को ही खा सकते थे, जिससे और भी अधिक नुकसान होता। यह एक दुष्चक्र था। वेल्स और बाकी लोग इस समय बीस्टमैन प्रेरी के बाहरी इलाकों में थे। यहाँ के घास के मैदान बहुत अच्छे नहीं थे और साझा थे। हालांकि ये जिद्दी नस्लों का इलाका था, इसी वजह से झाओ हाई की मुलाकात स्पील और बाकी लोगों से हुई थी। ये जानना जरूरी है कि स्पील जैसी छोटी जनजातियां कभी भी दूसरी नस्लों के इलाकों में दखल देने की हिम्मत नहीं करती। प्रेरी में जिद्दी नस्लों का स्थान बैल जैसे मजबूत नस्लों की तुलना में निम्न था, क्योंकि उनकी युद्ध शक्ति में बहुत अंतर था। शासक नस्ल जंगली सुअर उन शक्तिशाली बैलों का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इससे सभी जिद्दी नस्लों की पशु मानवों के बीच समग्र स्थिति प्रभावित हुई। वेल्स और बाकी लोग जिद्दी नस्लों के इलाके की ओर बढ़े, लेकिन वे सीधे बैल जैसे जिद्दी नस्लों के इलाके की ओर नहीं गए। इसके बजाय वे एक चक्कर लगाकर आगे बढ़े। इसका यह मतलब नहीं था कि वेल्स को डर था कि गैसोल उससे निपटने के लिए सेना जुटा लेगा। वेल्स को अच्छी तरह पता था कि अगर गैसोल को कबीले के सभी लोगों का समर्थन प्राप्त होता तो वह इतनी बड़ी संख्या में लोगों और इतने सारे लड़ाकू सांडों को लेकर उससे मुकाबला करने नहीं आता। समझदार वेल्स इस बात से समझ गया कि कबीले में सभी लोग गैसोल का समर्थन नहीं कर रहे थे और इसलिए गैसोल ने फाइटिंग बुल कबीले से सैनिक उधार लिए थे। इससे न केवल फाइटिंग बुल कबीले के साथ उसकी मिलीभगत का पर्दाफाश हुआ, बल्कि कबीले में उसकी स्थिति भी उजागर हो गई। बीस्टमैन एक सीधी सादी जाति थी। वे शक्ति की पूजा करते थे। अगर आप शक्तिशाली होते तो वे आपकी बात सहर्ष मानते। गैसोल की शक्ति वाकई बहुत अधिक थी। उसने हरक्यूलियन बुल जनजाति के लिए कई युद्ध लड़े थे, जिनमें हार से कहीं अधिक जीते थी और वह बहुत लोकप्रिय था। यही कारण था कि उसकी महत्वाकांक्षाएं इतनी तेजी से बढ़ गई थीं। अगर गैसोल ने और कुछ न किया होता तो भी उसे सरदार बनने का मौका मिल सकता था। आखिरकार ये पद अकेले पूर्व सरदार के हाथों में नहीं आ सकता था। लेकिन गैसोल ने एक गलत कदम उठाया था। उसे पूर्व सरदार को जहर नहीं देना चाहिए था, नहीं मेंडेज और वेल्स का पीछा करने के लिए लोगों को भेजना चाहिए था। ऐसा करने से उसकी लोकप्रियता पल भर में ही शून्य के स्तर तक गिर गई। क्योंकि पशु मानवों का स्वभाव बहुत सीधा साधा था, इसलिए मनुष्यों के साथ मेलजोल के मामले में उन्हें हमेशा नुकसान उठाना पड़ता था। ऐसे सीधे स्वभाव के कारण वे छलकपट करने वाले किसी भी व्यक्ति से घृणा करते थे। गैसोल की एक शक्तिशाली योद्धा की छवि पल भर में छलकपट करने वाले एक तुच्छ और नीच व्यक्ति में बदल गई। परिणाम स्वरूप कबीले में उसकी लोकप्रियता कम हो गई। यही कारण था कि वह वेल्स और उसके साथियों का शिकार करने के लिए अपने शक्तिशाली सांडों को इकट्ठा नहीं कर सका। अध्याय 265 जिद्दी नस्लों के क्षेत्र में प्रवेश। वेल्स का दल तेजी से आगे नहीं बढ़ा। फिलहाल वे हठी जातियों के इलाके में ही थे। हालांकि हठी जातियों और उनके बीच कोई आपसी दुश्मनी या द्वेष नहीं था, फिर भी किसी दूसरे के इलाके में यूं ही बेवजह दखल देना ठीक नहीं था। इसीलिए उनका आगे बढ़ना बहुत सावधानी भरा था। अगर रास्ते में उन्हें कोई छोटी हठी जनजाति मिलती तो उन्हें उनसे व्यक्तिगत रूप से अभिवादन करना पड़ता। ऐसा न करने पर गलतफहमी पैदा हो सकती थी। उन क्रूर प्राणियों के लिए यदि आप उनसे शत्रुता नहीं रखते थे तो उनसे मिलने पर आपको उनका अभिवादन करना पड़ता था।
यदि आप ऐसा नहीं करते थे तो केवल दो ही संभावनाएं थी, या तो आपके इरादे बुरे थे या आप उन्हें नीचा समझते थे। दोनों में से कोई भी संभावना उन्हें आप पर अपने हथियारों से हमला करने के लिए पर्याप्त होती थी। बीस्टमैन अपने दोस्तों के लिए दावतें देना पसंद करते थे, इसलिए अगर आप उनके घर जाते तो आपको उन्हें दावत में आमंत्रित करना पड़ता था। अन्यथा वे न केवल आपको दोस्त नहीं मानते थे बल्कि आपको दुश्मन भी समझते थे। वेल्स और बाकी लोग तो बस वहां से गुजर रहे थे, लेकिन फिर भी उन्हें रास्ते में मिलने वाली किसी भी जिद्दी जनजाति के पास जाकर एक रात रुकना पड़ता था। झाओ हाई ने उनके साथ व्यापार किया। जाहिर है उसने अनाज के बदले उनके जादुई जानवर लिए। हालांकि जिन जनजातियों से उनका सामना हुआ उनमें से अधिकांश छोटी जनजातियां थीं, इसलिए झाओ हाई को बहुत शक्तिशाली जादुई जानवर नहीं मिल पाए। उनमें से अधिकतर अर्गाली थे, जबकि जनजातियां अपने विशेष जादुई जानवरों को उसे देने को तैयार नहीं थीं। बीस्टमैन अपने कबीले के विशिष्ट जादुई जानवरों को बहुत महत्व देते थे। ये जादुई जानवर आमतौर पर उनके वाहन होते थे। दूसरे शब्दों में ये जानवर उनके अपने ही जीव थे। अगर झाओ हाई का व्यक्तित्व स्पील के व्यक्तित्व से मेल नहीं खाता और अगर उसके पास बहुत सारा अनाज नहीं होता तो स्पील झाओ हाई को पानी छिड़कने वाले सुअर नहीं देता, क्योंकि पानी छिड़कने वाले सुअर बड़े पेट वाले सुअरों के ही वंशज थे। झाओ हाई अपने किए गए व्यापार से संतुष्ट था। उसे कुछ अर्गाली के अलावा बकरी के बालों से बने कई उत्पाद भी मिले। छोटी जनजातियां उदार थीं, क्योंकि उन्हें पूरे साल में एक भी मानव व्यापारी नहीं मिलता था। जब अंततः एक मानव व्यापारी उनसे व्यापार करने आया तो वे बहुत प्रसन्न हुए। हाल ही में हुए अचानक बदलावों के कारण लौरा और अन्य लोग आहताई से मिलने की अपनी मूल योजना पर कायम नहीं रह सके। हालांकि लौरा ने फिर भी आहताई को संदेश देने के लिए एक रक्तबाज भेजा ताकि बीस्ट गॉड सिटी में अपनी पकड़ मजबूत कर सके और वहां की स्थिति को बेहतर ढंग से समझ सके। झाओ हाई को इस थोड़े रहस्यमय आहताई के बारे में जानने की उत्सुकता थी। वह समझ सकता था कि लौरा उस पर कितना भरोसा करती है, क्योंकि वह बीस्टमैन प्रेरी में लौरा का एकमात्र अधीनस्थ था। उसे लौरा से यह भी पता चला था कि हाल के वर्षों में बीस्टमैन प्रेरी में आहताई ने उसकी जगह पर काफी पैसा कमाया था। अगर लौरा हिसाब लगाए तो उसकी कमाई उसकी कुल संपत्ति का लगभग 1/3 थी। यह एक बहुत बड़ी रकम थी। सभी जानते थे कि बीस्टमैन प्रेरी में व्यापार लाभदायक हो सकता है, लेकिन बड़े व्यापारी आमतौर पर युद्ध जनजातियों के साथ व्यापार करते थे, जबकि अन्य जनजातियों के साथ व्यापार करने वाले छोटे व्यापारी होते थे। छोटे व्यापारियों की कमाई की एक सीमा थी और उन पर अक्सर बीस्टमैन द्वारा हमले किए जाते थे। यही कारण था कि उनकी कमाई उम्मीद से कम होती थी। ऐसी परिस्थितियों में ये तथ्य कि आहताई लौरा के लिए इतनी बड़ी रकम कमा सकता था, इसके पीछे कोई न कोई कारण जरूर रहा होगा। झाओ हाई और लौरा के काम आने वाले लोग बहुत कम थे। आहताई उनमें से एक थी, जू वन यंग दूसरी थी, और फिर से और लोगा थे। झाओ हाई ने आहताई को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन लौरा उस पर बहुत भरोसा करती थी। जू वान यंग, ग्रीन और अन्य लोगों को आयरन माउंटेन कैसल के कामों में मदद कर रही थी और से भी यही कर रहा था। ओरलोगा फिलहाल एक अमर प्राणी था, लेकिन कार्लो का सेवक बनने की क्षमता से पता चलता था कि उसमें कुछ खास क्षमताएं थी। ओरलोगा को अब कारखानों में तैनात किया गया था, जहां वह व्यवस्थित तरीके से काम करता था। इस लिहाज से ब्लॉकहेड और रॉकहेड का प्रदर्शन थोड़ा कमजोर था, लेकिन दोनों को ही प्रशिक्षण में ज्यादा रुचि थी। वे अब छठे स्तर के लड़ाकों के स्तर तक पहुंच चुके थे। हालांकि ये देखने में ज्यादा बड़ी बात नहीं लगती थी, लेकिन उनकी उम्र को देखते हुए उन्हें महाद्वीप के प्रतिभाशाली लड़ाकों में गिना जा सकता था। ये लोग अब झाओ हाई के प्रबंधन के मुख्य कर्मचारी थे। वह चाहकर भी और लोगों को काम पर नहीं रख सकते थे, क्योंकि उनके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। आहताई को वहां पैर जमाने देना बीस्ट गॉड सिटी की स्थिति को समझाने के लिए जरूरी था। हालांकि शहर पर बीस्टमैन का कब्जा था, लेकिन वहां बड़ी संख्या में मानव व्यापारी भी इकट्ठा होते थे। अगर झाओ हाई और बाकी लोग स्थिति को अच्छी तरह नहीं समझते तो उन्हें नुकसान उठाना पड़ता। वेल्स और बाकी लोग जल्दी में नहीं थे, लेकिन फिर भी उसने बेल सिर वाले कबीलों के इलाके से जानकारी जुटाने के लिए 50 लोगों की एक टीम भेजी। वह हरक्यूलियन बुल कबीले में हुई घटना पर बाकी कबीलों की प्रतिक्रिया जानना चाहता था। जो कुछ हुआ था उसका असर सभी बेल सिर वाले कबीलों पर नहीं पड़ना चाहिए था। वेल्स ये भी जानना चाहता था कि गैसोल के लौटने के बाद उसका अगला कदम क्या होगा। बेशक अगर मुमकिन हो तो वह वेस्ट वंडर किंग से भी संपर्क करना चाहता था। वेल्स ने भैंस जनजाति से संपर्क करने का विचार फिलहाल टाल दिया। वह जानता था कि येल विश्वविद्यालय की वजह से गैसोल वहां निगरानी कम नहीं होने देगा। चूंकि वेल्स जानकारी का इंतजार करना चाहता था, इसलिए उसने बेल सिर वाली जनजातियों के इलाके की ओर जल्दबाजी नहीं की। वह जानता था कि ऐसा करने पर गैसोल द्वारा पकड़े जाने की संभावना बहुत अधिक हो सकती है। अब वह और उसके लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, मानो वे बस यात्रा कर रहे हों, जबकि वह झाओ हाई द्वारा उपहार में दिए गए 5 रक्तबाज बाजों से खुद को परिचित कर रहा था। वेल्स इन शिकारी बाजों के हवाई टोही कार्यों के महत्व को भलीभांति जानता था। बीस्टमैन प्रेरी में बहुत कम ही ऐसी नस्लें थीं जिनके पास हवाई टोही दल थे। हवाई जासूसी के लिए इस्तेमाल किए जा सकने वाले जादुई जीव कम नहीं थे, लेकिन उनमें से अधिकांश पक्षी प्रजातियों के नियंत्रण में थे। अन्य प्रजातियों के लिए ऐसे हवाई जासूसी जादुई जीवों को प्राप्त करना असंभव था। गैसोल को संयोगवश 2 ज्वाला पक्षी प्राप्त हुए थे। अब उन ज्वाला पक्षियों को झाओ हाई ने अंतरिक्ष में रखा था। ज्वाला पक्षियों का स्तर मूल्यांकन चौंकाने वाला 35 था, जिससे फार्म का स्तर बढ़कर 6 हो गया। दुर्भाग्य से फार्म को 100 और जादुई जीवों को रखने के लिए 7वें स्तर तक पहुंचना आवश्यक था। झाओ हाई इस बात से खुश था कि अंतरिक्ष ने रक्तबाजों की क्षमताओं को एक बार फिर से बढ़ा दिया था। अब वे साधारण अग्नि और वायु जादू का उपयोग कर सकते थे, जबकि ज्वाला पक्षियों ने रक्तबाजों की कुछ क्षमताएं प्राप्त कर ली थीं। यह उसकी उम्मीदों से परे था। यह उसके लिए अच्छी खबर थी। रक्तबाज शक्तिशाली तो थे, लेकिन अजेय नहीं थे। अपनी ताकत, आकार, उड़ने की ऊंचाई और गति के कारण वे आकाश के शिकारी बन गए थे। लेकिन उनकी एक कमजोरी थी, और वह ये कि हवा में मुड़ने में वे फुर्तीले नहीं थे। उन्हें मुड़ने के लिए बहुत जगह चाहिए होती थी, जबकि ज्वाला पक्षियों को नहीं।
उनकी पवन जादुई शक्ति उन्हें कम जगह में भी अधिक फुर्ती से मुड़ने में मदद कर सकती थी, ठीक वैसे ही जैसे कोई मार्शल आर्टिस्ट अपनी फुर्तीली चालों से प्रतिद्वंद्वी के हमलों से बचता है। सिर्फ अपनी युद्ध क्षमता के दम पर ही ज्वाला पक्षी रक्तबाजों से नहीं हारेंगे। शायद बराबर संख्या में होने पर वे रक्तबाजों पर जीत भी हासिल कर ले। हालांकि झाओ हाई ने ज्वाला पक्षियों को पालने की तैयारी नहीं की थी। अगर वह अब भी ऐसा करता तो वह उनका इस्तेमाल नहीं कर सकता था। अगर वह बहुत सारे ज्वाला पक्षियों को बाहर निकालता तो वेल्स को शक हो जाता। वेल्स ने देखा कि झाओ हाई ने ज्वाला पक्षियों को अंतरिक्ष में रखा और वह जानता था कि झाओ हाई के अंतरिक्ष में जीवित प्राणियों को रखा जा सकता है। झाओ हाई ने उसे बताया था कि यह एक अनोखी कला है, जिससे वेल्स को बहुत ईर्ष्या हुई। लेकिन अगर झाओ हाई ने बहुत सारे ज्वाला पक्षियों को बाहर निकाल लिया तो वेल्स को पता चल जाएगा कि झाओ हाई का अंतरिक्ष जादुई जीवों को जन्म दे सकता है। यह बहुत बड़ा धोखा होगा, इसलिए झाओ हाई आसानी से दूसरों को इसके बारे में नहीं बताएगा। हालांकि वेल्स और बाकी लोग धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे, लेकिन इस गति से 7 दिनों की यात्रा के बाद वे बैल जैसे सिर वाले लोगों की सीमा के बाहरी इलाके में प्रवेश कर चुके थे। अब उन्हें यहां से कोई भी सुअर जैसे सिर वाली जनजाति दिखाई नहीं दे रही थी। झाओ हाई अपनी गाड़ी में बैठा था और उत्सुकता से वेल्स से पूछ रहा था, जो उसके बैल की पीठ पर बैठा था, बड़े भाई, मुझे बहुत जिज्ञासा है। आपने इलाके कैसे चिन्हित किए? ये सारे घास के मैदान एक जैसे दिखते हैं, आप ये कैसे करते हैं? वेल्स ने हंसते हुए जवाब दिया, तुम्हें नहीं पता है ना? भले ही ये सब तुम्हें एक जैसे दिखते हो, लेकिन हम जैसे जंगली इंसानों की नजर में हर घास का मैदान अलग होता है। एक छोटी नदी, एक छोटी पहाड़ी या सूखा नदी किनारा, इन चीजों का इस्तेमाल इलाके की सीमा तय करने के लिए किया जा सकता है। जिस छोटी पहाड़ी से हम गुजरे वह हमारे इलाके और उन हठीले लोगों के इलाके की सीमा तय करने वाले निशानों में से एक थी। आम हठीले लोग उस छोटी पहाड़ी से आगे नहीं जाते। झाओ हाई ने अपना सिर घुमाकर उस जगह की ओर देखा जहां से वे अभी अभी गुजरे थे। सच कहूं तो वह सचमुच एक छोटी सी पहाड़ी थी। अगर दूरी ज्यादा होती तो वह मैदान की एक छोटी सी ढलान ही होती। ऐसी ढलान को छोटी पहाड़ी कहना तो सोचना भी मुश्किल था। झाओ हाई ने पूछा, बड़े भाई, अगर हम यहाँ से जाएं तो हरक्यूलियन बुल जनजाति तक पहुंचने में कितने दिन बचे हैं? वेल्स ने उत्तर पूर्व दिशा की ओर देखा और उत्तर दिया, हमारी वर्तमान गति से हरक्यूलियन बुल जनजाति के मुख्य शिविर तक पहुंचने में लगभग 1 महीना लगेगा। झाओ हाई कुछ पल के लिए स्तब्ध रह गया। उसने कल्पना भी नहीं की थी कि यह जगह इतनी दूर है। इसीलिए वेल्स यहां से बैल प्रधान जातियों के इलाके में प्रवेश करना चाहता था। दरअसल हरक्यूलियन बुल जनजाति का मुख्य शिविर यहां से बहुत दूर था। यहां तक कि गैसोल को भी उन्हें ढूंढने में काफी मशक्कत करनी पड़ती। अध्याय 266, चौंकाने वाली खबर, मुख्य शिविर नष्ट। झाओ हाई को बीस्टमैन प्रेरी के बारे में बहुत कम जानकारी थी। उसे यह नहीं पता था कि वास्तव में बीस्टमैन प्रेरी का आकार मानव भूमि से छोटा नहीं था। इस जगह को सचमुच घास का एक अंतहीन मैदान कहा जा सकता था। वेल्स ने उत्तर पूर्व की ओर देखते हुए आह भरी, हमारे कबीले का मुख्य शिविर लगभग 1000 वर्षों से वहीं है। उस जगह को प्लम माइल कहा जाता था, लेकिन अब लोग वह नाम भूल चुके हैं। उन्हें बस इतना याद है कि वहीं हमारा मुख्य शिविर है, जिसे बुल्किन कैंप कहा जाता है। वेल्स में इस समय स्थिति बेहद जटिल थी। सच कहें तो हरक्यूलियन बुल जनजाति पहले की तुलना में कहीं अधिक शक्तिशाली थी। यहां तक कि शक्तिशाली बाघों की प्रजातियां भी पहले हरक्यूलियन बुलों को चुनौती देने की हिम्मत नहीं करती थी। लेकिन अब जनजाति पहले जैसी नहीं रही थी। यहां तक कि लड़ाकू बैल भी अब विशालकाय बैलों की शक्ति को चुनौती देने का साहस दिखाने लगे थे। वेल्स इस बात से बहुत परेशान था। गैसोल की हालिया हरकतों से लड़ाकू सांडों की हालत और भी खराब हो गई थी। वेल्स को समझ नहीं आ रहा था कि गैसोल से क्या कहे। अगर उसे बहुत बड़ा बेवकूफ कहना ही पड़े तो कभी कभी उसमें कुछ अच्छाई भी दिखती है, लेकिन अगर उसे चालाक कहना ही पड़े तो उसने जो किया है उसके बारे में क्या? गैसोल सचमुच इतना चालाक नहीं था। झाओ हाई को यह मैदान सचमुच बहुत पसंद था। मैदान में रहने वाले जीव जंतुओं की हर मर्जी नहीं चलती थी। वे साल भर व्यस्त रहते थे और उनका जीवन वैसा बिल्कुल नहीं था जैसा लोगों ने कल्पनाओं में देखा था। लेकिन झाओ हाई के लिए ये सब कोई समस्या नहीं थी। उसके पास पर्याप्त जगह थी, इसलिए वह रात को आराम करने के लिए वहां जा सकता था। दिन में वह नीले आकाश और सफेद बादलों को देख सकता था, साथ ही हरे भरे घास के विशाल मैदानों का आनंद भी ले सकता था। यह एक अद्भुत सुखद एहसास था। तभी आसमान से एक बाज की चीख सुनाई दी। झाओ हाई और वेल्स ने ऊपर की ओर देखा और पाया कि यह उन 5 रक्तबाजों में से एक की चीख थी जो झाओ हाई ने वेल्स को उपहार में दिए थे। वेल्स अब खून के प्यासे बाजों के संकेतों को पहचानना सीख चुका था, क्योंकि वे उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण थे। वेल्स तो यहां तक चाहता था कि वह सोते समय उन्हें गले लगा ले। कुछ और बार खून के प्यासे बाजों को देखने के बाद वेल्स थोड़ा शांत हुआ। उसने झाओ हाई से कहा, 50 लोग, लगता है बोग और बाकी लोग लौट आए हैं। मुझे नहीं पता कि उस कबीले का क्या हुआ। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, सब ठीक होना चाहिए। उनके वापस आने के बाद हमें पता चल जाएगा। उसके ऐसा कहने के बाद दूर से घोड़ों के सर पर दौड़ने की आवाजें आईं। वे 50 घुड़सवार थे जिन्हें वेल्स ने बेलसिर वाली जातियों के इलाके से जानकारी लाने के लिए भेजा था। बोग उस 50 घुड़सवारों की टुकड़ी का नेता था और जिद्दी स्वभाव वाले लोगों में अपनी चतुराई के लिए भी जाना जाता था। इसीलिए वेल्स ने उसे आक्रमण का नेतृत्व करने देने में आत्मविश्वास महसूस किया था। जब बोग और उसके साथी पास आए तो वेल्स कुछ देर के लिए निष्क्रिय हो गया। इसका मतलब यह नहीं था कि बोग और अन्य लोग घायल थे, क्योंकि उन पर हमले के कोई लक्षण नहीं दिख रहे थे। वेल्स को जो बात अजीब लगी वह ये थी कि बोग और अन्य लोगों के चेहरे के भाव ऐसे थे मानो उनके परिवार की मृत्यु हो गई हो। उन चेहरों को देखकर वेल्स का दिल जोर से धड़कने लगा। वह समझ गया था कि कबीले में कुछ बड़ा घटित हुआ है, वरना बोग और बाकी लोगों के चेहरे पर ऐसे भाव होना नामुमकिन था। कुछ ही देर में बोग और उसके साथी वेल्स से 10 मीटर आगे आ पहुंचे। तभी वह अपने घोड़े से लुढ़क गया। जी हाँ, लुढ़क गया और जमीन पर औंधे मुंह लेट कर रोने लगा। एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था।
अन्य घुड़सवार भी अपने घोड़ों से कूदकर घुटनों के बल रोने लगे। वेल्स अपने घोड़े से कूदकर बोग के पास गया। उसने बोग को लात मारकर पलट दिया और डांटते हुए कहा, क्यों रो रहे हो? बोलो, आखिर हुआ क्या है? कुछ देर बाद बोग उठा और वेल्स की जान को गले लगाते हुए बोला, मेरे स्वामी, हरक्यूलियन बुल जनजाति खत्म हो गई है। मुख्य शिविर नष्ट हो गया। कुछ भी नहीं बचा। वेल्स को लगा जैसे उसका दिमाग कांप रहा हो, मानो किसी भेड़िए के दांत वाले डंडे से उस पर वार किया गया हो। हालांकि उसने तुरंत खुद को शांत किया और बोग की ओर देखते हुए पूछा, असल में हुआ क्या? बताओ। तभी मेंडेज और येल भी वहां आ गए और उन्होंने बोग को अप्रिय भावों से देखा। वे भी जानना चाहते थे कि आखिर हुआ क्या था, इतने कम समय में ऐसा क्यों हो गया। इसके बाद बोग ने वह जानकारी जोर जोर से चिल्लाकर बताई जो उसने और बाकी लोगों ने सुनी थी। ठीक उसी समय जब गैसोल उनका पीछा करने निकला था, तभी अचानक लड़ाकू बैल जनजाति के सरदार ने एक सेना के साथ हरक्यूलियन बैल जनजाति के मुख्य शिविर पर हमला कर दिया। पॉल, जो वेल्स का दूसरा भाई था, उस समय पहरा दे रहा था, लेकिन वह शिविर की रक्षा करने में असफल रहा और युद्ध में मारा गया, जबकि वेल्स के छोटे भाई 8वें और 9वें उस अफरा तफरी में मारे गए। अंत में लड़ाकू बैलों ने हरक्यूलियन बैलों के मुख्य शिविर पर कब्जा कर लिया, जबकि बचे हुए हरक्यूलियन बैल मैदान के अंदरूनी हिस्सों की ओर भाग गए। जब तक बोग ने अपनी बात खत्म की, वेल्स और बाकी लोग स्तब्ध रह गए थे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हालात इस तरह बदल जाएंगे। मेंडेज ने अचानक पूछा, ऐसा नहीं हो सकता। कबीले के प्रमुख बुजुर्गों का क्या हुआ? उनके होते हुए लड़ाकू सांडो द्वारा मुख्य शिविर पर हमला कैसे हो सकता था? बोग ने उत्तर दिया, मैंने सुना है कि एक उच्च बुजुर्ग मारा गया और दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। लड़ाकू सांडो के हमले के दौरान उनमें एक मानव जादूगर भी शामिल था। ये 9वें स्तर का मानव जादूगर था जिसने बचे हुए उच्च बुजुर्ग को घायल किया। वेल्स और बाकी लोग हैरान रह गए क्योंकि उन्होंने इस मामले में मानवीय हस्तक्षेप की उम्मीद नहीं की थी। यह उनकी अपेक्षाओं से कहीं परे था। मनुष्य आमतौर पर पशु मानवों के बीच होने वाले संघर्षों में हस्तक्षेप नहीं करते क्योंकि ऐसा करने पर वे उन्हें अपना शत्रु मान लेते। युद्ध करने वाली जातियां किसी को भी नहीं छोड़ती, 9वें स्तर के विशेषज्ञ को तो छोड़ ही दीजिए। 9वें स्तर का कोई भी मनुष्य जो पशु मानवों के क्षेत्र में गड़बड़ी करने का प्रयास करता, 9वें स्तर के पशु मानव उसका निश्चित रूप से शिकार कर लेते। वेल्स ने भौहें चढ़ाकर पूछा, बोग, क्या ये जानकारी वाकई सही है? क्या सच में इसमें कोई इंसान शामिल था? उन्होंने क्या किया? बोग ने अपना सिर हिलाया। ये जानकारी उसने सुनी सुनाई थी और इस समय चारों ओर अफवाहें फैल रही थीं। उन्हें पता नहीं था कि यह सब सच है या झूठ। वेल्स ने अपनी भौहें चढ़ाकर येल से पूछा, चाहे इसमें इंसानों का हाथ हो या न हो, हम इतना तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि मुख्य शिविर में कुछ तो गड़बड़ हुई है, वरना ऐसी अफवाहें न फैलती। हमें क्या करना चाहिए, शिक्षक? वेल्स अब शांत हो चुका था। ये जानकारी सुनकर वह बहुत हैरान हुआ था, लेकिन उसे पहले से ही पता था कि लड़ाकू सांड शुरू से ही उनके खिलाफ साजिश रच रहे थे। उसे बस यह उम्मीद नहीं थी कि लड़ाकू सांड इतनी जल्दी अपना कदम उठाएंगे। येल में भी सन्नाटा छा गया था। हालांकि हरक्यूलियन बुल ट्राइब के साथ कई घटनाएं घटी थीं, लेकिन उनमें से कोई भी इतनी चौंकाने वाली नहीं थी जितनी यह घटना। जब कोई शासक जाति अपने मुख्य शिविर को संभाल नहीं पाती थी, तब उसे शासक जाति कहलाने का अधिकार नहीं रह जाता था। ये कहा जा सकता है कि लड़ाकू बैल अब शासक जाति थे, जिन्हें निश्चित रूप से मैदान में रहने वाली अन्य जातियों की स्वीकृति की आवश्यकता थी। जानवरों के बीच होने वाले संघर्ष वास्तविक थे और इसी कारण वे केवल बलवान और विजयी का ही सम्मान करते थे। लेकिन अगर इस मामले में मनुष्य दखल देते तो लड़ने वाले सांडों के लिए भी स्थिति अच्छी नहीं होती। येल ने इस बारे में सोचा और कहा, हमें अभी जो करने की जरूरत है वह ये है कि हम यहीं डेरा डालें। हम कल उन हठी जातियों के इलाके को छोड़कर मैदानी इलाकों में और आगे बढ़ेंगे। हम किसी को पश्चिम वंडर किंग से संपर्क करने और यह पता लगाने के लिए भेजेंगे कि क्या हो रहा है। वेल्स ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, ऐसा होने की संभावना नहीं है ना? अगर अफवाहें सच हैं तो बैल प्रधान नस्लों के इलाके में विशालकाय बैलों की मौजूदगी यकीनन बहुत ध्यान आकर्षित करेगी। मुझे डर है कि हम वेस्ट वंडर किंग से संपर्क नहीं कर पाएंगे। येल ने इस बात पर सहमति जताई। बीस्टमैन को अलग अलग जातियों को पहचानने के लिए युद्ध के झंडे देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये कहा जा सकता है कि इस समय हरक्यूलिस बैलों की चर्चा हर जगह हो रही है। अगर हरक्यूलिस बैलों ने बैल सिर वाली जातियों के इलाके में कोई हरकत की तो वे सबकी नजरों में घिरे होने के कारण कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तभी झाओ हाय ने कहा, मुझे लगता है कि जानकारी जुटाने का काम आप मुझ पर छोड़ सकते हैं। मेरी पहचान एक व्यापारी के रूप में है और मैं मैदान में बेफिक्र होकर घूम सकता हूँ। लड़ने वाले सांडों को मेरे बारे में कोई खबर होने की संभावना नहीं है। आपका क्या ख्याल है, बड़े भाई? वेल्स ने हैरानी से देखा और फिर सिर हिलाया। वास्तव में केवल मानव व्यापारी ही मैदानों में स्वतंत्र रूप से और बिना किसी की नजर में आए घूम सकते थे। हालांकि झाओ हाय और वेल्स अब खून के रिश्ते से भाई बन चुके थे और गैसोल को पता था कि किसी ने वेल्स की मदद के लिए मरे हुओं का इस्तेमाल किया था, लेकिन लड़ाकू सांडों को इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। चूंकि गैसोल के मरे हुओं से लड़ने के दौरान लड़ाकू सांडों ने शक्तिशाली सांडों के मुख्य शिविर को तहस नहस कर दिया था, इसलिए गैसोल स्वाभाविक रूप से मुख्य शिविर में वापस नहीं जाता, जबकि उसे उधार दिए गए 1500 योद्धा सभी मरे हुओं में बदल चुके थे जो अपने पुराने साथियों को रिपोर्ट नहीं कर सकते थे। इसलिए फिलहाल लड़ाकू सांडों को झाओ हाय और वेल्स के रिश्ते के बारे में पता नहीं होना चाहिए। येल ने सिर हिलाते हुए कहा, यह अच्छा विचार है। छोटा हाय पश्चिम वंडर किंग से संपर्क करते हुए जानकारी प्राप्त कर सकता है। वह इन दिनों जरूर किसी परेशानी में होगा। अच्छा हुआ कि तुमने छोटे हाय को छड़ी उपहार में दी। अगर छोटा हाय अपनी पहचान साबित करने के लिए पश्चिम वंडर किंग को छड़ी दिखाता है तो पश्चिम वंडर किंग उस पर भरोसा कर पाएगा। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, यह भी एक अवसर है। गैसोल की हरकतों के कारण ताकतवर बैल मुख्य शिविर से खदेड़ दिए गए हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनकी अधिकांश शक्ति अभी भी बची हुई है। हमें अभी जो करने की जरूरत है वह है भागे हुए लोगों को ढूंढना और उन्हें फिर से संगठित करना।
अब उन्हें एक नेता की जरूरत है और गैसोल स्पष्ट रूप से उनका नेता नहीं बन सकता, भले ही वह उन्हें ढूंढ ले। हो सकता है कि वे उसे मार भी डालें। यही हमारा मौका है। येल और मेंडिस दोनों ने इस बात पर सहमति जताई। ये सब गैसोल की वजह से हुआ था, तो ये ताकतवर बेल उससे नफरत क्यों न करे। अगर गैसोल उनके सामने आ जाता तो गुस्से में भरी भीड़ उसे टुकड़े टुकड़े कर देती। अगर हमेशा लोकप्रिय रहने वाला वेल्स कबीले में अपनी जगह बना लेता तो वह निश्चित रूप से सरदार बन जाता। अध्याय 267। वह कौन था? वेल्स जानता था कि सरदार बनना आसान नहीं होगा। ताकतवर सांडों को खदेड़ दिया गया था, इसलिए इस समय उनके पास भोजन और वस्त्र की कमी होगी। ऐसी परिस्थितियों में सरदार होने के नाते और साथ ही लड़ाकू सांडों के प्रति घृणा का बोझ भी उठाना, वेल्स को अपने सामने आने वाली चुनौतियों की कठिनाई का अंदाजा था। लेकिन न तो वह पीछे हटना चाहता था और न ही उसके पास कोई साधन था। वह शक्तिशाली बैलों का राजकुमार था। उसकी जाति ही उसकी जड़ थी। यदि उसकी जाति समृद्ध होती तो उसे भी सम्मान मिलता। यदि उनका पतन होता तो वह भी कुछ नहीं रह जाता। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे लगता है कि यह भी एक अच्छा अवसर है, लेकिन आपको निश्चित रूप से कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा और मैं इसमें आपकी ज्यादा मदद नहीं कर सकता। कैसा रहेगा अगर हम ऐसा करें? लॉरा, मेग, नीर, आप सब मुझे अपनी थैलियां दे दें। बड़े भाई श्रीमान येल और छठे भाई, आप सब भी अपनी अपनी थैलियां दे दें। वेल्स और बाकी दो लोग जानते थे कि झाओ हाई क्या करने वाला है, इसलिए उन्होंने अपनी थैलियां उसे दे दी। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा और बस अपनी सभी 6 थैलियों में अनाज भर दिया। थैलियां भरने के बाद झाओ हाई ने उन्हें वेल्स को देते हुए कहा, बड़े भाई पहले इन्हें ले लो। जैसे ही तुम्हें अपने कबीले के लोग मिले उन्हें दे देना और फिर अपने खूंखार बाजों को अनाज के लिए मेरे पास भेजना। हमें पहले इस स्थिति को सुधारना होगा। वेल्स ने जरा भी संकोच नहीं किया और थैले उठा लिए। उसने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाते हुए कहा, भाई मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा। आज हम यहीं आराम करेंगे और कल निकलेंगे। अगर कुछ हुआ तो हम खून के प्यासे बाजों के जरिए एक दूसरे से संपर्क करेंगे। झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, बस मुझे बता दो कि तुम्हें किन किन चीजों की जरूरत है। मैं अपने शिकारी बाजों से थैलियां अपने जागीर तक मंगवाकर वापस ला सकता हूँ। अभी कबीले का सबसे कठिन समय है और बहुत सी चीजों की जरूरत है। तुम्हें हिम्मत रखनी होगी। हाँ, जब तुम वापस आओगे तो नक्शा बनाने में मेरी मदद करना। मैं पश्चिम के अजूबे राजा को हर जगह ढूंढना नहीं चाहता। वेल्स मुस्कुराया, चिंता मत करो भाई, मैं संभाल लूंगा। फिर उसने बोग और उसके साथियों की ओर देखा, बस जमीन पर मत रो। उठो, हम ताकतवर बैल अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। याद रखो कि जब तक हम जीवित हैं हम बैल सिर वाली जातियों की शासक जाति हैं और हमेशा रहेंगे। वेल्स की बातों से प्रेरित होकर बोग और अन्य लोग गुस्से से भरे भावों के साथ खड़े हो गए। वेल्स ने लड़ने की भावना से भरकर सिर हिलाया। ये झाओ हाई के समर्थन के कारण था, जिनके अनाज उसके लिए जीवनरक्षक जड़ी बूटियां बन गए थे। जब तक बीस्टमैन प्रेरी में अनाज मौजूद था तब तक बहुत कुछ किया जा सकता था। जैसा कि झाओ हाई ने कहा था, हरक्यूलियन बुल जनजाति के लिए यह सबसे कठिन समय था। उनका मुख्य शिविर नष्ट हो चुका था और उनके 2 वरिष्ठ या तो मारे गए थे या घायल हो गए थे। इन परिस्थितियों में झाओ हाई को रक्तबंधित भाई होने के नाते वेल्स की उचित सहायता करनी ही थी। तभी झाओ हाई को अचानक एक विचार आया। उसने तुरंत अंतरिक्ष से 2 चीजें निकाली। उसने उन्हें बोतलों में भरकर वेल्स को दे दिया। वेल्स ने अपने हाथ में पकड़ी 2 बोतलों को हैरानी से देखा। उनमें से एक में पानी लग रहा था और दूसरी में एक गुलाबी रंग का तरल पदार्थ था, जिसके बारे में उसे कुछ भी पता नहीं था। झाओ हाई ने वेल्स को समझाया, बड़े भाई, इन 2 बोतलों में से एक में जीवन का तरल है, जो श्री येल ने मुझे दिया था। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, लेकिन उन्होंने जो बोतल दी थी वह बहुत सुंदर थी, इसलिए मैंने उसे रख लिया। दूसरी बोतल में एक प्रकार की दवा है जो चोटों का इलाज करती है। बोब ने अभी बताया कि आपके बड़े भाई को चोट लगी है, इसलिए मुझे उम्मीद है कि ये दोनों चीजें उनकी मदद करेगी। बड़े भाई के समर्थन के बिना आपके लिए लड़ाकू सांडों से निपटना आसान नहीं होगा। वास्तव में झाओ हाई जिस दवा का जिक्र कर रहे थे वह जादुई आड़ू का रस था। ग्रीन ने पिछली बार इसका एक इस्तेमाल किया था और एक बचा था, जो अब झाओ हाई वेल्स को दे रहे थे। वेल्स झाओ हाई को देखता रहा, उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। झाओ हाई ने उसकी बहुत मदद की थी और अब तो उसने जीवन का तरल भी निकाल लिया था। अब उसे लग रहा था कि चाहे वह कुछ भी कर ले, वह झाओ हाई की इस दयालुता का कभी भी बदला नहीं चुका पाएगा। वेल्स ने चुपचाप दोनों बोतलें ली और उन्हें सावधानीपूर्वक रख दिया। उसने झाओ हाई के कंधे पर थपथपाया और अपने लोगों को शिविर लगाने का आदेश देने के लिए मुड़ गया। झाओ हाई ने कुछ नहीं कहा और अपना डेरा डालने चला गया। इस समय कुछ कहना अनुचित होता। उसे वेल्स और अपने लोगों को समय देना था ताकि वह सब कुछ ठीक से योजना बना सके। तंबू लग जाने के बाद झाओ हाई और बाकी लोग चुपचाप अंदर बैठ गए। लॉरा ने झाओ हाई के लिए एक कप खोया, एक तरह की चाय डाली और फिर भौहें चढ़ाते हुए कहा, हाय भाई, जब हरक्यूलियन बुल जनजाति इतनी मुश्किल में है तो हमारे लिए अभी अच्छा समय नहीं है। अब हम आगे क्या करेंगे? झाओ हाई ने आंखें बंद कर ली और सोचने के बाद कहा, मुझे लगातार लग रहा है कि कुछ गड़बड़ है। गैसोल के तख्तापलट के बाद मेंडेज ने कहा था कि गैसोल और मानव व्यापारी अपने संपर्कों को लेकर बहुत गुप्त व्यवहार कर रहे हैं। अब जब लड़ाकू सांडों ने हरक्यूलियन बुल जनजाति पर हमला किया तो मनुष्य फिर से प्रकट हो गए। क्या आपको नहीं लगता कि हाल के दिनों में बीस्टमैन प्रेरी में मानवीय गतिविधियां कुछ ज्यादा ही बढ़ गई हैं? लॉरा ने भी यही बात कही। उन्होंने कितनी बार सुना था कि इंसान जानवरों के मामलों में दखल देते हैं। ये तो बहुत ही अजीब था। मेघ ने भौहें चढ़ाकर कहा, इसका क्या मतलब है युवा स्वामी? क्या ऐसा हो सकता है कि कोई मानवीय शक्ति पशु मानवों पर नियंत्रण पाने की कोशिश कर रही हो? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता। इंसान जानवरों को काबू में नहीं कर सकते। जानवरों और इंसानों के बीच इतने सालों से चल रहे संघर्ष का कोई न कोई कारण तो जरूर होगा। यह मत सोचो कि इंसान उन्हें खाने के जरिए काबू में कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उनके पास कोई और चारा नहीं है।
अगर उन्हें पर्याप्त खाना नहीं दिया गया तो वे युद्ध शुरू कर देंगे और खाना तो वैसे भी छीन लिया जाएगा, इसलिए इंसानों के लिए इस तरीके से जानवरों को काबू में करना नामुमकिन है। लेकिन हाल के दिनों में इंसानों की गतिविधियां इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई हैं, इसका मुझे अभी तक कोई ठोस जवाब नहीं मिला है। लॉरा ने माथे पर शिकन डालते हुए कहा, मुझे भी यह ठीक से समझ नहीं आ रहा। क्या उन्हें जानवरों के प्रतिशोध का डर नहीं है? भले ही लड़ाकू सांडों ने शक्तिशाली सांडों के मुख्य शिविर पर कब्जा कर लिया हो, लेकिन उनकी ताकत बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। मैदान के असली मालिक तो प्रमुख युद्ध जातियां हैं और लड़ाकू सांडों और मनुष्यों के बीच सहयोग उन्हें बहुत भड़काएगा। क्या लड़ाकू सांडों को लगता है कि वे युद्ध जातियों के दबाव का सामना कर सकते हैं? झाओ हाई की भौहें तन गई। मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। उनके तरीकों से वे शायद सभी पशु मानवों के दुश्मन बन जाएंगे, तो फिर क्यों? क्या ये सिर्फ शासक जाति कहलाने के लिए है? लॉरा और बाकी लोग ये समझ नहीं पा रहे थे कि लड़ने वाले सांड ऐसा क्यों कर रहे थे। अगर लड़ने वाले सांड आम इंसानों के साथ सहयोग कर रहे होते तो ये बात समझ में आ जाती। लेकिन जब उन्होंने जिन इंसानों के साथ सहयोग किया उनके पास 9वें स्तर का शक्तिशाली सांड था, तो स्थिति बिल्कुल विचित्र हो गई। 9वें स्तर के शक्तिशाली मानव योद्धाओं के लिए बीस्टमैन प्रेरी में आकर दखलंदाजी करने का समय कब से आ गया था। जब युद्ध जातियों को ये खबर मिलेगी तो वे जरूर प्रतिक्रिया देंगे। ये पता नहीं था कि लड़ाकू बैल इस पर क्या प्रतिक्रिया देंगे। कुछ देर बैठने के बाद झाओ हाई ने कहा, अभी हम चाहे जितना भी अनुमान लगा ले वह व्यर्थ है। बस लड़ाकू सांडों के इलाके तक पहुंचकर इधर उधर छानबीन करने से ही काम चल जाएगा। मुझे लगता है कि यह मामला इतना आसान नहीं है। लॉरा ने हैरानी से झाओ हाई की ओर देखा, ऐसा कैसे? क्या इसका हमसे कोई संबंध हो सकता है? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर यह मामला वाकई हमसे जुड़ा है तो मैदान में हमसे निपटने की कोशिश करने वाले हमारे दुश्मन ही हो सकते हैं। हमारे मुख्य दुश्मन फिलहाल मैगिडेल परिवार, चर्च ऑफ लाइट और सदर्न किंग है। चर्च ऑफ लाइट का मैदान पर कोई दबदबा नहीं है और सदर्न किंग और बीस्टमैन के बीच कोई सीधा लाभ हानि का संबंध नहीं है। मैगिडेल परिवार एक कारोबारी परिवार है और मैदान में व्यापार के कई अवसर हैं। उनके लिए दूसरों को यहाँ व्यापार करते देखना नामुमकिन है, लेकिन मुझे लगता है कि उनमें इतनी हिम्मत भी नहीं होगी कि वे मैदान में हमारा पीछा करने के लिए 9वें स्तर के किसी शक्तिशाली योद्धा को भेजे, है ना? लॉरा ने सिर हिलाया। वह मैगिडेल परिवार के स्वभाव को भलीभांति जानती थी। उन्हें सिर्फ मुनाफे की फिक्र थी। अब जब झाओ हाई और बाकी लोग फैंसिले रियासत छोड़कर जा चुके थे तो मैगिडेल परिवार के पास झाओ हाई से मुनाफा कमाने का कोई रास्ता नहीं बचा था। इन परिस्थितियों में वे झाओ हाई से निपटने के लिए 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा को नियुक्त करने के लिए बड़ी रकम खर्च नहीं करेंगे, क्योंकि यह उनके लाभ कमाने वाले व्यापारियों के सिद्धांतों के विपरीत होगा। लेकिन उसे बार बार ऐसा क्यों लग रहा था कि ये सब घटनाएं उनके इतने करीब घट रही हैं? मैदान में प्रवेश करने से पहले तो ऐसा लग रहा था जैसे पहले कभी कुछ हुआ ही नहीं था, लेकिन जैसे ही वे अंदर दाखिल हुए ये सब कुछ हो गया। ये सब कुछ बनावटी सा लग रहा था, है ना? मेघ ने पूछा, युवा स्वामी, क्या आपको लगता है कि कोई हरक्यूलियन बुल जनजाति पर उसी तरह कार्रवाई करने की कोशिश कर रहा है जैसे किसी ने ब्लैक बेयर जनजाति पर की थी और इसीलिए ये सब हुआ? झाओ हाई ने सिर हिलाते हुए कहा, ऐसा नहीं हो सकता। हरक्यूलियन बुल जनजाति की ताकत ब्लैक बेयर जनजाति जितनी महान नहीं लगती। एक मिनट रुको, एक संभावना तो है। झाओ हाई ने लॉरा की ओर मुड़कर देखा और लॉरा ने भी झाओ हाई को हैरानी से देखा। झाओ हाई ने कहा, पिछले कुछ सालों में इंसानों ने जानवरों को बुरी तरह हराया है। क्या ऐसा हो सकता है कि जानवर फिर से इंसानों पर हमला करने की योजना बना रहे हो, लेकिन इंसानों को इसकी भनक लग गई हो और उन्होंने पहले से ही लोगों को यहाँ गड़बड़ी फैलाने के लिए भेज दिया हो ताकि जानवरों को इंसानों के खिलाफ लामबंद होने का समय न मिले? लॉरा ने भौहें चढ़ाते हुए कहा, ऐसा होने की संभावना बहुत कम है ना? इंसानों और पशु मानवों के बीच व्यापार सुचारू रूप से चल रहा है और मैदानों में कोई बड़ी आपदा नहीं आई है। उनके पास इंसानों के खिलाफ लामबंद होने का कोई कारण नहीं होना चाहिए। इसके अलावा इंसान 9वें स्तर के शक्तिशाली योद्धा को भेजकर मामले को बिगड़ेंगे नहीं। ये तो सीधे सीधे पशु मानवों के खिलाफ युद्ध की घोषणा होगी। झाओ हाई ने सिर हिलाया और आह भरी, छोड़ो इसे, मैं अब और अनुमान नहीं लगा सकता। वैसे भी हो सकता है कि हमारे अनुमान सही न हो। अभी हमें जो करना है वह है बड़े भाई को जानकारी जुटाने में मदद करना। अगर हम लड़ने वाले सांडों का सफाया कर लेते हैं तो हम ये पता लगाने के करीब पहुंच जाएंगे कि कौन सी मानव शक्ति उनके साथ सहयोग कर रही है। लॉरा ने सिर हिलाया, लेकिन उसे यकीन था कि यह बहुत मुश्किल होगा। हरक्यूलियन बुल जनजाति इस समय बुरी तरह से पनगु हो चुकी थी और लड़ाकू बैल अब पूरे जोश में थे। लड़ाकू बैल जनजाति का सफाया करना मुश्किल। अध्याय 268 मास्टिफ। झाओ हाई की तुलना में वेल्स इस समय कहीं अधिक दुविधा में था। उसे और उसके लोगों को एक गंभीर संकट का सामना करना पड़ रहा था। यह एक ऐसा संकट था जिसे वह देखना नहीं चाहता था, लेकिन हर हाल में उसे इसका सामना करना ही था। वेल्स अपने तंबू में बैठा था जब उसके सामने दूध की शराब का एक बड़ा प्याला रखा गया। उसने वास्तव में 5 प्याले पी लिए थे और यह छठा प्याला था। मेंडेस की हालत भी कुछ बेहतर नहीं थी। वास्तव में वह पहले ही 8वां कप पी चुका था। केवल येल ही सामान्य था, लेकिन वह वहां बिना एक शब्द बोले बैठा था। बो की खबर बेहद चौंकाने वाली थी। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि पीढ़ियों से बसा हुआ ताकतवर बैलों का मुख्य शिविर नष्ट हो चुका है। वे इस बात का सामना कैसे करते? सौभाग्यवश वेल्स ने संयम बरता और आगे नहीं पिया। छठा प्याला पीने के बाद वह रुक गया, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। तंबू में प्रवेश करने वाले तीनों लोगों में से किसी ने भी कुछ नहीं बोला था। कुछ देर बाद वेल्स ने येल की ओर सिर उठाकर देखा और कहा, शिक्षक, आपको क्या लगता है कि गैसोल इस समय क्या कर रहा होगा? येल को यह बिल्कुल भी नहीं लगता कि वेल्स को गैसोल की परवाह है। इस समय तो वेल्स बुरी तरह चाहता था कि गैसोल उसकी आंखों के सामने मर जाए। उसे गैसोल की जरा भी परवाह नहीं थी। येल ने आह भरी और कहा, यह कहना वाकई मुश्किल है।
अगर मेरा अनुमान सही है तो मुझे डर है कि फाइटिंग बुल जनजाति ने गैसोल को सैनिक इसलिए दिए थे ताकि काम पूरा होने के बाद उसे खत्म कर सके। पहले गैसोल के हाथों हमें मारे, फिर उधार लिए गए सैनिकों से गैसोल को मार डाले और मुख्य शिविर पर कब्जा कर ले। तब तक हरक्यूलियन बुल जनजाति में फाइटिंग बुल जनजाति को धमकी देने की हिम्मत नहीं बचेगी। फाइटिंग बुल घुड़सवार सेना को खत्म करने का काम गैसोल को कुछ समय के लिए फायदा पहुंचाने के लिए किया गया था। स्प्लैक। मेंडेज ने अपने सामने रखी छोटी मेज को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दिया और चांदी का प्याला भी चकनाचूर हो गया। उसने खून से लाल आंखों से येल की ओर देखा और कहा, मुझे ये पता नहीं होना चाहिए कि वो कहाँ है। अगर मुझे पता चला तो मैं उसे अपने हाथों से मार डालूंगा। वेल्स ने गहरी सांस ली और पूछा, शिक्षक आपको क्या लगता है कि कबीले के लोग कहाँ जाएंगे? येल ने कुछ देर सोचा और जवाब दिया, अभी तो उनके पास 2 जगहें थी जहां वे जा सकते थे। एक तो वेस्ट वंडरकिन का घर, लेकिन मुझे लगता है कि वे वहां नहीं जाएंगे। आखिर वह एक लड़ाकू बैल है और अभी लड़ाकू बैलों का दबदबा कायम है, इसलिए वहां उनकी सफलता की कोई गारंटी नहीं होगी। तो अब उनके पास जाने के लिए सिर्फ एक ही जगह बचती है, मास्टिफ जनजाति। वेल्स ने येल के दृष्टिकोण से सहमति जताई। हरक्यूलियन बुल जनजाति और मास्टिफ जनजाति के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे। मास्टिफ जनजाति ने अतीत में कई बार हरक्यूलियन बुल जनजाति की मदद की थी। अब जब कुछ घटना घटी है तो हरक्यूलियन बुल स्वाभाविक रूप से शरण के लिए मास्टिफ की ओर रुख करेंगे। मास्टिफ कुत्ते एक बहुत ही अनोखी प्रजाति थे। वे कुत्ते के सिर वाली प्रजातियों के शासक थे जो लड़ाकू और सभ्य प्रजातियों के बीच की श्रेणी में आते थे। पूरी प्रजाति की युद्ध क्षमता भेड़ियों की प्रजाति से थोड़ी कम थी, लेकिन सभ्य प्रजातियों से अधिक थी। तुलनात्मक रूप से बैल के सिर वाली प्रजातियों की तुलना में उनका स्थान थोड़ा ऊंचा था। हरक्यूलियन बुल जनजाति और मास्टिफ जनजाति के बीच हमेशा से अच्छे संबंध रहे थे। मास्टिफ जनजाति ने अतीत में कई बार हरक्यूलियन बुल जनजाति की मदद की थी, इसलिए अब जब हरक्यूलियन बुल जनजाति मुसीबत में फंस गई है तो वे निश्चित रूप से मास्टिफ जनजाति की मदद के लिए आगे आएंगे। वेल्स ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, तो हमारा अगला कदम घुड़दौड़ के मैदान के चारों ओर घूमना और मास्टिफ जनजाति के पास जाना है। येल ने इस बात पर सहमति जताई। बैल प्रधान दौड़ का मैदान घोड़ों, सुअरों, कुत्तों और बिल्लियों की दौड़ के मैदानों से सटा हुआ था। हरक्यूलियन बुल ट्राइब, सुअर ट्राइब और घोड़ों के बीच संबंध सामान्य थे, न अच्छे न बुरे। मास्टिफ कुत्तों के साथ अच्छे संबंध होने के कारण बिल्लियों के साथ उनका संबंध नकारात्मक हो गया, क्योंकि बिल्लियों और कुत्तों की नस्लों में कभी भी आपस में मेलजोल नहीं रहा था। अब वेल्स और उसके साथी उस बिंदु पर थे जहां जंगली और बैल जैसे कुत्तों की सीमाएं मिलती थीं। उनके पास मास्टिफ जनजाति तक पहुंचने के केवल 2 ही रास्ते थे, एक तो बैल जैसे कुत्तों के इलाके से होकर जाना और दूसरा घोड़ों के इलाके से होकर उसका चक्कर लगाना। वे बिल्लियों के इलाके में नहीं जा सकते थे क्योंकि वह बहुत खतरनाक था, और यही बात अब बैल जैसे कुत्तों के इलाके के लिए भी सच थी। उनके पास एकमात्र विकल्प घोड़ों के इलाके में जाना ही बचा था। वेल्स ने येल की ओर देखा और कहा, शिक्षक जी, हमें आपसे नन्हे हाई के लिए नक्शा बनवाने की विनती करनी पड़ेगी। हमारे पास समय सीमित है, लेकिन कृपया जितना हो सके विस्तृत नक्शा बनाए। बस इतना बता देना ही काफी होगा कि उसे पश्चिम वंडरकिन के स्थान तक कैसे पहुंचना है। येल ने सिर हिलाते हुए कहा, कोई समस्या नहीं है। इसके लिए हमें नन्हे हाई का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर वह न होता तो अब तक हम और भी मुश्किल स्थिति में होते। वेल्स ने इस बात पर सहमति जताते हुए आह भरी, मैंने शुरू में कभी नहीं सोचा था कि यात्रा के एक छोटे से प्रयास के बाद ये सारी घटनाएं घटित होंगी, लेकिन सौभाग्य से मेरी मुलाकात नन्हे हाई से हुई। कुछ मिला, कुछ खोया शायद। येल ने वेल्स को देखा और कहा, वेल्स, मुझे नहीं लगता कि अभी इस बारे में बात करने का समय है। हम नन्हे हाई की मदद को अपने दिल में ही रख सकते हैं। हमें अभी यह सोचना है कि मास्टिफ जनजाति के इलाके में पहुंचने के बाद आगे कैसे बढ़ना है। भले ही हमारी जनजातियों के बीच संबंध अच्छे हैं, लेकिन यह मत भूलो कि हमारी जनजाति शासक वर्ग का स्थान खो चुकी है। ये कहना मुश्किल है कि मास्टिफ अब हमारे साथ कैसा व्यवहार करेंगे। वेल्स ने कुछ पल के लिए अपने विचारों को रोक दिया। वह जानता था कि झाओ हाई के प्रति उनकी कृतज्ञता शब्दों में व्यक्त नहीं की जा सकती। उसके दिल में झाओ हाई उसके सगे भाई के समान था। अगर वह इसे उनके ऋणी होने की बात कहता रहता तो यह अजनबियों जैसा व्यवहार होता। जैसा कि येल ने कहा था, उसे सोचना चाहिए कि मास्टिफ कुत्तों से मिलने पर क्या करना है। बीस्टमैन दिखने में सरल थे, फिर भी उनके बीच भी राजनीति होती थी। यह एक सच्चाई थी। वेल्स का अतीत में कई बार मास्टिफ कुत्तों से संपर्क हुआ था, लेकिन उन समयों में दोनों पक्ष बराबर थे। दोनों ही शासक थे। हालांकि शक्तिशाली बैल कृतज्ञता महसूस करते थे, लेकिन वे कभी भी खुद को हीन नहीं समझते थे। ये कुछ ऐसा था जैसे 2 अच्छे दोस्तों में से कोई एक बेहतर जीवन जी रहा हो और दूसरे की थोड़ी मदद करे। दूसरा दोस्त आभारी होगा, लेकिन उसमें हीन भावना नहीं होगी। लेकिन अब हालात बदल चुके थे। वे विशालकाय बैल अब बेघर शरणार्थी बन चुके थे। उन्हें मास्टिफ कुत्तों से बराबरी का व्यवहार करने का कोई अधिकार नहीं था। मास्टिफ कुत्ते उनके साथ कैसा व्यवहार करेंगे, यह एक ऐसा मुद्दा था जिस पर उन्हें गंभीरता से विचार करना आवश्यक था। वेल्स आंखें बंद करके चुपचाप इस बारे में सोच रहा था। सच कहें तो उसके पास पर्याप्त पूंजी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि कितने ताकतवर बैल भाग निकले और कबीले की क्या स्थिति थी। बचे हुए सामान की मात्रा, बचे हुए अर्गाली की मात्रा, ये सब उसे पता नहीं था। इस समय उसकी एकमात्र पूंजी वो अनाज था जो झाओ हाई ने उसे दिया था। भोजन की असीमित आपूर्ति ही आखिरी चीज थी जिस पर वह भरोसा कर सकता था। वेल्स ने येल की ओर देखकर कहा, मुझे लगता है कि अभी हम उन्हें केवल वही अनाज दे सकते हैं जो छोटे ही ने हमें दिया है, लेकिन हम उसे इससे बहुत नुकसान नहीं होने दे सकते। मेरा कहना है कि जब हम मास्टिफ कुत्तों के पास पहुंच जाएं, तो पहले देखते हैं कि वे हमारे लोगों के साथ कैसा व्यवहार करते हैं। अगर वे अच्छा व्यवहार करते हैं तो हम छोटे ही को उनसे मिलवा सकते हैं और उनसे व्यापार करवा सकते हैं। मुझे लगता है कि वे बहुत खुश होंगे क्योंकि उसका अनाज बहुत सस्ता है। अगर वे हमारे लोगों के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करते हैं तो हम उन्हें कुछ अनाज देकर चले जाएंगे और फिर किसी घुड़दौड़ या सुअर दौड़ के मैदान में बस जाएंगे।
आपका क्या विचार है, शिक्षक? येल ने सिर हिलाते हुए कहा, सबसे भयानक आपदाओं में ही हम लोगों के असली स्वभाव को जान पाते हैं। अगर ये विशालकाय कुत्ते सचमुच दोस्त हैं तो हम नन्हे हाई को उनसे मिलवा देंगे। उसका अस्तित्व तो हर जानवर के लिए एक सपना ही हो सकता है। अगर वे दोस्त हैं तो हमें अपने दोस्तों के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए। वेल्स ने सिर हिलाते हुए कहा, हमें जनजाति की स्थिति के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। मुझे बस उम्मीद है कि स्थिति बहुत खराब नहीं होगी। दोनों ने एक साथ आह भरी। वे जानते थे कि वेल्स खुद को दिलासा दे रहा था। अपने गृहनगर से खदेड़े गए एक समुदाय की स्थिति को आसानी से समझा जा सकता था। यह दिवालिया होने जैसा ही था। संभव था कि उनके पास स्वयं हथियार और घोड़ों के अलावा और कुछ भी न बचा हो। चर्चा करने के लिए कुछ न होने पर येल अपने तंबू में लौट आया और झाओ हाई के लिए एक नक्शा बनाना शुरू कर दिया। हालांकि समय की कमी के कारण वह ज्यादा विस्तृत नक्शा नहीं बना सका। वह केवल पश्चिम वंडरकिन के शिविर स्थल और रास्ते में पड़ने वाले कुछ स्पष्ट भौगोलिक स्थलों को ही चिन्हित कर सका। अगली सुबह येल ने रात भर में तैयार किया हुआ नक्शा झाओ हाई को दे दिया। झाओ हाई को नक्शा ठीक ठाक लगा। इसमें पर्वत श्रृंखला का कोई संकेत नहीं था, लेकिन कम से कम एक सामान्य दिशा तो दिखाई गई थी और कुछ प्रसिद्ध स्थल चिन्ह अंकित थे। यहां तक कि संभावित रूप से मिलने वाली जनजातियों के नाम भी इसमें लिखे थे। झाओ हाई ने नक्शा अपने पास रखा और लाल आंखों वाले येल की ओर देखते हुए कहा, धन्यवाद श्रीमान येल। अपना ख्याल रखना बड़े भाई। अगर कोई बात हो तो तुरंत ब्लड हॉक्स के जरिए मुझसे संपर्क करना। बस उन्हें एक पत्र भेज देना, वे मुझे ढूंढ लेंगे। वेल्स ने झाओ हाई को गले लगाया और कहा, भाई मैं अभी धन्यवाद नहीं कहूंगा। तुम्हें सावधान रहना होगा। अगर बेलसेर वाली जातियां सचमुच तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करना चाहें तो पीछे मत हटना और उन मरे हुए जीवों को छोड़ देना। ये बीस्टमैन प्रेरी है और फाइटिंग बुल जनजाति अब शासक जनजाति है। वे इस अधिकार का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई करने के लिए कर सकते हैं। झाओ हाई हंसते हुए बोला, चिंता मत करो। अगर वे सच में ऐसा करने की हिम्मत करते हैं तो यह मेरे लिए नए अधीनस्थों का उपहार जैसा होगा और मेरे माताहतों की संख्या बढ़ती ही जाएगी। डरने की कोई बात नहीं है। ठीक है, आपकी यात्रा मंगलमय हो बड़े भाई। वेल्स ने सिर हिलाया और अपने लोगों को लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी पीठ पीछे देखते हुए झाओ हाई ने आह भरी, बड़े भाई को इस बार बहुत सारी चीजों का सामना करना पड़ेगा। लौरा ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे उम्मीद है कि वह सफल हो जाएगा। तभी वह उन विशालकाय बैलों का सर्वश्रेष्ठ शासक बन पाएगा। झाओ हाई मुस्कुराया, मुझे विश्वास है कि उसके नेतृत्व में ये विशालकाय बैल और भी बेहतर होते जाएंगे। चाहे उसे कितनी भी मुश्किलों का सामना करना पड़े, हम उसकी मदद कर सकते हैं। हाँ, एक शक्तिशाली सहयोगी के साथ भविष्य में बीस्टमैन प्रेरी हमारी होगी। लौरा भी खुश थी। वह समझ गई थी कि झाओ हाई निश्चित रूप से भाईचारे के कारण वेल्स की मदद नहीं कर रहा था। बीस्टमैन प्रेरी में सही ढंग से व्यापार करने के लिए एक शक्तिशाली सहयोगी का होना अनिवार्य था। हालांकि झाओ हाई अभी भुगतान कर रहा था, लेकिन एक बार वेल्स का दबदबा स्थापित हो जाने और हरक्यूलियन बुल जनजाति के विकास के बाद उसे जो लाभ मिलेगा वह लागत से कई गुना या उससे भी अधिक होगा। आकाश की ओर देखते हुए झाओ हाई मुस्कुराया, हमें भी चलना चाहिए। उफ, सच कहूं तो आज मुझे बहुत राहत मिली है। वेल्स और उसके लोगों के साथ रोजाना रहने से अंतरिक्ष या लौह पर्वत महल में लौटना बहुत असुविधाजनक हो जाता है। लौरा, मेग और नीर यह सुनकर हंस पड़े। उन्हें भी असुविधा महसूस हुई थी। हालांकि वे हर रात उसी जगह पर आराम करते थे, लेकिन खुले में घूमने फिरने की तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। काफिला धीरे धीरे आगे बढ़ा और झाओ हाई ने एक बार फिर अपने रथ के ऊपर बड़े पेट वाले सुअरों का मित्रता ध्वज फहराया। उसने वेल्स से कोई ध्वज नहीं मंगवाया, क्योंकि इस समय शक्तिशाली बैलों का मित्रता ध्वज फहराना उचित नहीं था। वेल्स को भी इस बात की जानकारी थी, इसलिए झाओ हाई को परेशानी से बचाने के लिए उसने उसे मित्रता का झंडा नहीं दिया। झाओ हाई पश्चिम वंडरकिन के शिविर स्थल को जल्द से जल्द ढूंढना चाहता था, इसलिए वह सीधे नक्शे के अनुसार आगे बढ़ा। हालांकि नक्शे में कोई अनुपात नहीं था, लेकिन एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने के लिए आवश्यक दिनों की संख्या दर्ज थी, इसलिए झाओ हाई को गलत रास्ते पर जाने की चिंता नहीं थी। वेल्स को जानकारी जुटाने में मदद करने के उद्देश्य से झाओ हाई को कोई जल्दी नहीं थी। वह अच्छी तरह जानता था कि गायों की दौड़ एक संवेदनशील दौर से गुजर रही थी। अगर वह लापरवाही से पूछताछ करता तो निश्चित रूप से संदेह का पात्र बन जाता। सबसे बुरा यह हो सकता था कि वह उनके साथ टकराव में पड़ जाता। चूंकि पशु मानव शुरू से ही मनुष्यों के प्रति बेहद सतर्क थे, इसलिए झाओ हाई का मानना था कि ऐसे संवेदनशील समय में अपनी पहचान को गुप्त रखने को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सब कुछ किया जाना चाहिए। एक दिन बीतने के बाद भी झाओ हाई और बाकी लोगों को एक भी जनजाति नहीं मिली, लेकिन नक्शा सही लग रहा था। उन्हें किसी जनजाति तक पहुंचने के लिए कम से कम 3 दिन का सफर तय करना था। बेशक ये सिर्फ अनुमान था। हो सकता है कि आसपास कोई जनजाति सक्रिय हो, लेकिन जानवर जैसे दिखने वाले लोग अक्सर इधर उधर घूमते रहते थे, इसलिए येल को भी यकीन नहीं था कि वहां सच में कोई जनजाति होगी। बीस्टमैन प्रेरी में साल का सबसे व्यस्त समय था, क्योंकि सर्दियां शुरू होने वाली थीं। उन्हें घास और सर्दियों के बाद के जीवन के लिए जरूरी भोजन तैयार करना था, इसलिए कई बीस्टमैन जनजातियां इन चीजों को तैयार करने के लिए पलायन करती थीं। येल एक पैगंबर था, लेकिन वह भी सभी जनजातियों को भली भांति नहीं जानता था। अगर वह जान पाता तो वह पैगंबर नहीं बल्कि भगवान होता। उस रात झाओ हाई और उसके साथी आयरन माउंटेन कैसल लौट आए और ग्रीन और अन्य लोगों से हरक्यूलियन बुल जनजाति में हुए बदलावों पर चर्चा की। ग्रीन और अन्य लोगों का मानना था कि झाओ हाई ने जो किया वह गलत नहीं था। अब जब हरक्यूलियन बुल जनजाति संकट में थी तो मदद का हाथ बढ़ाने का यही सबसे अच्छा समय था। वे जीवन भर उनके आभारी रहेंगे। अध्याय 269 बड़े सींगों वाले उग्र बैल। ग्रीन और अन्य लोगों को बीस्टमैन प्रेरी पर मनुष्यों की उपस्थिति के बारे में बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन वे वहां की स्थिति को समझ नहीं पा रहे थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से वे यह अनुमान नहीं लगा सके कि मनुष्य वहां क्यों दिखाई देंगे। झाओ हाई ग्रीन और अन्य लोगों से जवाब नहीं लेना चाहता था, क्योंकि वे कभी बीस्टमैन प्रेरी नहीं गए थे।
उन्हें जो कुछ भी पता था वो लॉरा ने बताया था, इसलिए अगर वे इंसानों की गतिविधियों का अंदाजा लगा सकते तो मेकअप करने के बाद वे भविष्यवक्ता होने का नाटक कर सकते थे। अगली सुबह झाओ हाय और उसके साथियों ने अपनी यात्रा जारी रखी, लेकिन इस बार तेज गति से। वह और तेज जाना चाहता था, बशर्ते उनका सामना किसी भी पशु मानव जनजाति से न हो जाए। वह बीस्टमैन प्रेरी में हंगामा करने नहीं आया था। वेल्स की मदद करने से उसे बहुत लाभ होता, लेकिन उसे सबसे ज्यादा जरूरत नए और अनोखे जादुई जीवों की थी, और ऐसे पौधों की जो पहले कभी नहीं देखे गए थे। शुरू से ही यही उसके मूल कारण थे। अंतरिक्ष के समतल होने तक सब ठीक रहेगा, इसलिए झाओ हाय ने अपनी गति बढ़ा दी। हालांकि इस बार उसने काफिले को अंतरिक्ष में नहीं भेजा। आखिरकार कोई भी कोच चालक नश्वर नहीं था। मैदानों में आपको अपनी गाड़ी के एक तरफ लुढ़कने की चिंता करने की जरूरत नहीं थी। वहां कालीन से भी मोटी घास बहुतायत में थी, जो प्राकृतिक शॉक एब्जॉर्बर का काम करती थी, जिससे आपकी गाड़ी कभी भी ज्यादा झटके नहीं खाती थी। हालांकि इसके परिणामस्वरूप गाड़ी खींचने के लिए आपके घोड़ों को अधिक शक्ति की आवश्यकता होती। लेकिन ये झाओ हाय के लिए कोई समस्या नहीं थी, क्योंकि गाड़ी खींचने वाले जानवर मरे हुए प्राणी थे। झाओ हाय और उसके साथियों ने अपनी गति बढ़ा ली थी, फिर भी वे दुश्मनों से बचाव के लिए अपने आसपास सतर्क थे। उसने हवाई टोही के लिए 2 ज्वाला पक्षी छोड़े थे। जाहिर है सिर्फ 2 पक्षी उसके लिए काफी नहीं थे। उसने जासूसी के लिए कई सारे ब्लड हॉक्स छोड़े। फ्लेम बर्ड्स प्रेतवादित जीव नहीं थे, इसलिए झाओ हाय उन्हें ब्लड हॉक्स की तरह आसानी से इस्तेमाल नहीं कर सकता था। हालांकि फ्लेम बर्ड्स सुंदर थे और लॉरा, मेग और नीर उन्हें बहुत पसंद करते थे, इसलिए उसने उन्हें छोड़ दिया और पालतू जानवर बना लिया। अगर विल्स उन पक्षियों को देखता तो वह बस यही कहता कि उसने उनके जख्मों का इलाज कर दिया है। झाओ हाय दौड़ते हुए नक्शे को देख रहा था और अंतरिक्ष में नक्शे का आकार लगातार बढ़ता जा रहा था। यह उसके लिए अच्छी खबर थी। अगर वह मैदान में खूब घूमता तो शायद वह बीस्टमैन प्रेरी का पूरा नक्शा बनाने वाला पहला व्यक्ति बन जाता। झाओ हाय और उनके साथियों ने 3 दिन की यात्रा को मात्र 1.5 दिन में पूरा कर लिया। मानचित्र पर एक जनजाति के निवास स्थान के रूप में चिन्हित क्षेत्र में पहुंचने पर उनके लिए गति धीमी करना अपरिहार्य था। चिन्हित जनजाति उग्र बैलों की एक छोटी जनजाति थी, जिसमें लगभग 1000 लोग थे। उग्र बैल अपनी ताकत के लिए जाने जाते थे और उनके वाहन भी उन्हीं के नाम पर रखे गए बैल थे। हालांकि ये बैल महाद्वीप पर खाए जाने वाले बैलों से बिल्कुल अलग थे। इन्हें बड़े सींगों वाले उग्र बैल कहा जाता था। अपने बहुत बड़े सींगों के कारण ये एक विशेष प्रकार के मवेशी थे। इन जादुई जीवों के विशाल सींग नुकीले लकड़ी के खंभों जैसे थे। प्रत्येक सींग 2 मीटर तक लंबा था और इनकी मोटाई अधिकतम आधा मीटर तक थी। ये सींग एकदम सीधे थे और क्षैतिज रूप से उगे हुए थे, मानो किसी गाय के सिर पर खंभा बांध दिया गया हो। अपने घुड़सवार आक्रमणों के कारण उग्र बैल दौड़ बैल प्रधान जातियों में बहुत प्रसिद्ध थी। उनके घोड़े विशाल सींगों वाले उग्र बैल भले ही बहुत तेज न हो, लेकिन एक बार हमला करने पर वे बेहद प्रभावशाली लगते थे। ये सब उनके विशाल सींगों के कारण ही संभव था। जब वे हमला करते थे तो एक सीधी रेखा बना लेते थे। उनके सारे सींग मिलकर एक चलती हुई दीवार की तरह लगते थे। उनकी गति बहुत तेज नहीं होती थी, लेकिन उनके बीच जरा भी फासला नहीं होता था। लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति की युद्ध शक्ति बहुत अधिक थी। हालांकि उनका घुड़सवार आक्रमण प्रभावशाली तो था, लेकिन उसमें एक गंभीर खामी भी थी। सींगों के इतने बड़े आकार के कारण घुड़सवार सेना तेजी से दिशा नहीं बदल सकती थी, इसलिए सियार जैसी फुर्तीली हल्की घुड़सवार सेना का सामना करते समय उन्हें गंभीर नुकसान उठाना पड़ता था। बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति को उग्र बैल नस्लों की एक शाखा माना जा सकता है, लेकिन प्रसिद्ध रूप से अन्य उग्र नस्लों के बीच उनका स्वभाव बिल्कुल भी शांत नहीं था। वे अच्छे स्वभाव के लोगों की श्रेणी में आते थे। बेशक येल विश्वविद्यालय द्वारा दिए गए मानचित्र पर इनमें से कुछ भी नहीं लिखा था। ये सब जानकारी लॉरा ने स्वयं खोजी थी। झाओ हाय खून के प्यासे बाजों और उनके द्वारा लाई जाने वाली संभावित जानकारी का इंतजार कर रहा था। अब जबकि वे बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति के सक्रिय क्षेत्र में प्रवेश कर चुके थे, झाओ हाय और अन्य लोग किसी भी क्षण उनसे टकरा सकते थे, इसलिए उसने पक्षियों को अपनी जासूसी का दायरा बढ़ाने के लिए कहा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह गलत रास्ते पर तो नहीं जा रहा है। 1 घंटे से अधिक समय बाद खूनीबाज वापस लौटे। झाओ हाय ने एक नजर डाली और देखा कि वे लगातार गोल गोल घूम रहे थे और चिल्ला रहे थे। उसने लॉरा की ओर मुड़कर कहा, आगे एक सुनसान शिविर है। ऐसा लगता है कि उस पर हमला हुआ था। चलो जाकर देखते हैं। लॉरा ने सिर हिलाया और काफिला फिर से रफ्तार पकड़ने लगा। 2 घंटे से अधिक समय बाद उन्हें परित्यक्त शिविर स्थल मिला। वहां बहुत सारे शव थे और वे सभी बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति और उनके घोड़ों के थे। उस कबीले के लोग अपने घोड़ों से काफी मिलते जुलते थे, लंबे कद के और बड़े सींगों वाले। उनके सींग बैल जैसे सिर वाली अन्य सभी जातियों के सींगों से लंबे थे। शिविर स्थल को देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि यह लगभग 1000 लोगों के रहने के लिए उपयुक्त था। हालांकि इस पर हमला हुआ था और हर उपयोगी वस्तु लूट ली गई थी। यहां तक कि मृतकों के शरीर से भी कपड़े उतार लिए गए थे। झाओ हाय ने भौहें चढ़ाकर और आह भरकर यह सब देखा और हाथ के इशारे से उन सभी को मरे हुए प्राणियों में बदल दिया। उसने उनमें से केवल एक को उच्च स्तर के मरे हुए प्राणी में बदला ताकि उसे पता चल सके कि इस शिविर पर हमला किसने किया था। झाओ हाय ने कुछ देर गिनती की। मरने वालों की संख्या 300 से अधिक थी। इस कबीले के पास युद्ध में भेजने के लिए लगभग इतने ही युवाओं की क्षमता थी। उसने उनमें से सबसे बलवान को चुना और उसे उच्च कोटि के मरे हुए में परिवर्तित कर दिया, क्योंकि वह जानता था कि पशु मानवों में सबसे बलवान अक्सर सरदार ही होते थे। जैसा कि उसने अनुमान लगाया था, उच्च श्रेणी के उस मरे हुए प्राणी का नाम अक्ताई था, जो इस जनजाति का सरदार था। उनकी जनजाति में 1300 से अधिक लोग थे, जिनमें 400 युवाओं के अलावा बाकी सभी बुजुर्ग और महिलाएं थीं। उनका भाग्य तो सामान्य ही था, लेकिन झाओ हाय को इस बात पर आश्चर्य हुआ कि उन पर हमला किसने किया था। हमला करने वाले कोई और नहीं बल्कि गैसोल और उसके लोग थे, और यह हमला 4 घंटे से भी अधिक समय पहले हुआ था।
दूसरे शब्दों में कहें तो खूनीबाजों द्वारा इस शिविर स्थल का पता लगाने से ठीक पहले इस पर गैसोल और उसके लोगों ने हमला किया था। इस निष्कर्ष पर पहुंचते ही झाओ हाई ने तुरंत अपताए और अन्य लोगों को अंतरिक्ष में भेजा और गैसोल और उसके लोगों द्वारा छोड़े गए निशानों का पीछा किया। रास्ते से जो संकेत मिल रहे थे उससे लग रहा था कि वे पश्चिम वंडरकिंड के ठिकाने की ओर जा रहे थे। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि गैसोल को भी हरक्यूलियन बुल जनजाति के मुख्य शिविर में हुई घटना की जानकारी मिल गई थी, लेकिन वह वेल्स जितना समझदार नहीं था, जो मास्टर जनजाति के ठिकाने की ओर चल पड़ा। झाओ हाई ने अपना सिर हिलाए बिना नहीं रह सका, क्योंकि उसे सचमुच लग रहा था कि गैसोल समझदार नहीं है। गैसोल और वेस्ट वंडरकिंड के बीच संबंध कभी अच्छे नहीं रहे थे, फिर भी अब वह वेस्ट वंडरकिंड की सेवा में खुद को सौंपने जा रहा था। जाहिर है गैसोल ने देखा था कि वेस्ट वंडरकिंड और फाइटिंग बुल ट्राइब के वर्तमान सरदार के बीच मतभेद चल रहे थे, लेकिन वह भूल गया था कि परिस्थितियां ही तय करती हैं कि लोग कैसे व्यवहार करेंगे। अब जब हरक्यूलियन बुल ट्राइब फाइटिंग बुल ट्राइब को किसी भी तरह की मदद नहीं दे सकती, तो यह कहना मुश्किल था कि वेस्ट वंडरकिंड उनके साथ कैसा व्यवहार करेगा। लेकिन कुछ देर सोचने के बाद झाओ हाई को यह स्थिति समझ में आ गई। वह गैसोल का दर्द जानता था। हरक्यूलियन बुल जनजाति की यह हालत उसी की वजह से हुई थी। शायद उसने सोचा होगा कि उसके कबीले के लोग कहां जाएंगे, लेकिन उन्हें ढूंढने के बाद भी क्या होगा। गुस्से में भरे कबीले के लोग उसे टुकड़े टुकड़े कर देंगे और कोई उसकी बात नहीं सुनेगा, इसलिए उसके पास पश्चिम वंडरकिंड के पास जाने के अलावा कोई चारा नहीं था। झाओ हाई ने सोचा ये सही फैसला नहीं था। गैसोल के पास सिर्फ कुछ दर्जन पहरेदार थे, लेकिन जिस तरह से उन्होंने बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति पर हमला किया था, उससे उनकी युद्ध शक्ति काफी ज्यादा थी। गैसोल को बैल सिर वाली जातियों के इलाके से निकल जाना चाहिए था, क्योंकि यहाँ रहना मौत को दावत देने जैसा था। यहाँ तक कि अगर उसे पश्चिम वंडरकिंड का समर्थन भी मिल जाता तो भी वह लड़ाकू बैल जनजाति के लिए कोई खतरा नहीं होता। शायद लड़ाकू बैल जनजाति ने पश्चिम वंडरकिंड को कभी खतरा माना ही नहीं था, वरना लड़ाकू बैल जनजाति ने हरक्यूलियन बैल जनजाति के मुख्य शिविर पर हमला नहीं किया होता। हालांकि झाओ हाई इन विचारों को अपने फैसले पर हावी नहीं होने दे रहा था। उसे इस बात की परवाह नहीं थी कि गैसोल क्या सोच रहा है। उसे अभी जो करना था वह था आगे बढ़ना, गैसोल को पकड़ना और वेल्स को पत्र लिखकर उससे निपटने के तरीके के बारे में पूछना। फिलहाल वह वेल्स का रक्त सहयोगी भाई था, गैसोल का नहीं, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह वेल्स की मदद करना चाहता था। गैसोल जिए या मरे यह उसके लिए कोई मायने नहीं रखता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे उन बैलों के बारे में सोचना था जिन पर गैसोल और उसके आदमी सवार थे। हालांकि उसे स्टोनस्किन बैल नहीं मिल सके, लेकिन सामान्य बैल भी ठीक रहेंगे। झाओ हाई का मानना था कि गैसोल इतने सारे लोगों के साथ तेजी से नहीं चल पाएगा। उसका समय जरूर कठिन चल रहा होगा, वरना वह बड़े सींग वाले उग्र बैल कबीले पर हमला नहीं करता। झाओ हाई की गति धीमी नहीं थी। गाड़ी खींचने वाले सभी उच्च स्तरीय मरे हुए प्राणी थे। गैसोल को पकड़ना मुश्किल नहीं होगा। गैसोल की यात्रा की दिशा की पुष्टि करने के लिए उसने अपने रक्तबाजों को एक बार फिर भेजा और साथ में ज्वाला पक्षी भी शामिल किए। अब चूंकि ज्वाला पक्षी उसके नियंत्रण में थे, इसलिए गैसोल को देखकर उनकी कोई प्रतिक्रिया नहीं होनी चाहिए थी। 3 घंटे से अधिक समय के बाद झाओ हाई आखिरकार गैसोल का पता लगाने में कामयाब हो गया। ठीक 2 घंटे बाद सूर्यास्त से पहले वह और उसका काफिला गैसोल और उसके आदमियों को पकड़ने में सफल हो गए। अध्याय 270 पछतावा करने वाला गैसोल। हालांकि गैसोल को ढूंढने के बाद झाओ हाई को कोई जल्दी नहीं थी। उसने अपनी गति धीमी कर दी। वे 2 घंटे बाद गैसोल को पकड़ सकते थे, लेकिन तब तक रात नहीं हुई होती, इसलिए उसके हमले के लिए यह बहुत बुरा होता। वैसे भी गैसोल एक शक्तिशाली योद्धा था। झाओ वेन और कायर की मदद के बिना वह उसे थोड़े समय में हरा नहीं पाता। इसी बीच झाओ हाई भी बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति के लोगों से निपटने के बारे में सोच रहा था। अब जबकि जनजाति अपने अधिकांश युवाओं को खो चुकी थी, यह मामला निश्चित रूप से उनके लिए एक आपदा साबित होगा। अगर गैसोल उन्हें उसी हालत में ले जाता तो वे निश्चित रूप से गुलाम बन जाते, लेकिन अगर गैसोल को उनकी परवाह नहीं होती तो भी उनके दिन कुछ बेहतर नहीं होते। सर्दी आने वाली थी और उनके अधिकांश युवाओं के बिना उनके पास पर्याप्त चारा तैयार करने का कोई तरीका नहीं था, और वे अभी तक ऐसी जगह नहीं गए थे जहां वे सर्दी की ठंड सहन कर सकें। ऐसी परिस्थितियों में इस सर्दी में उनका जीवित रहना लगभग असंभव था। झाओ हाई गाड़ी के अंदर बैठा था और लौरा को भौहें चढ़ाकर देख रहा था। लौरा, तुम्हें क्या लगता है हमें क्या करना चाहिए? हमें बड़े सींग वाले उग्र बैल जनजाति के लोगों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए? लौरा की भौहें तन गईं और उसने कहा, अब उन्हें गुलाम माना जाता है। अगर हम उन्हें बचा भी ले तो भी उनकी जिंदगी बेहतर नहीं होगी, बल्कि अगर वे किसी दूसरे कबीले के संपर्क में आए तो फिर से गुलाम बन जाएंगे। ये वाकई बहुत मुश्किल मामला है। झाओ हाई ने आह भरी, जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मैदान के अपने नियम होते हैं, लेकिन मुझे यह उम्मीद नहीं थी कि जब कोई कबीला हारकर गुलाम बन जाता है तो कभी कभी वही उनके जीवन का एकमात्र मौका होता है। इन लोगों का क्या करें? क्या इन्हें गुलाम बनाकर आयरन माउंटेन कैसल